अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अच्छा बेटा, हमारा डिस्कशन नॉर्मल टैक्स ईयर का हो चुका था। स्पेशल टैक्स ईयर का थोड़ा सा एक आध चीज़ बाकी है। मोटी मोटी बात हमने कर ली थी। मैं थोड़ा सा ज़रा रीकैप कर दूं। हमने ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर्स देखना शुरू कर दिए थे। उसका मकसद मैंने बयान कर दिया था कि टैक्स की दुनिया में टैक्स ईयर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला हमने देखा नॉर्मल टैक्स ईयर। ये नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से ख़त्म होता है 30 जून पर। इसको नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके नॉर्मल इकोनॉमी के फिस्कल फाइनेंशियल ईयर के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है। इसका नाम कैसे दिया जाएगा? इसका नाम दिया जाएगा विद रेफरेंस टू द कैलेंडर ईयर इन विच द नॉर्मल टैक्स ईयर एंड फॉल्स। सिंपल। फिर हमने देखा स्पेशल टैक्स ईयर। क्या जरूरी है कि सबका टैक्स ईयर 30 जून पर ही खत्म हो? हमने कहा बिल्कुल जरूरी नहीं है 30 जून पे खत्म हो। 30 जून के अलावा भी खत्म हो सकता है। 30 जून के अलावा क्यों खत्म हो सकता है? मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, सीजनल रीजंस, ठीक है। जाहिर सी बात है कैपेसिटी टैक्स डिपार्टमेंट की एक हद तक है, तो सारी कंपनी का, सारी इंडस्ट्री का, सारे बंदों का, सारे पर्सन का टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं होता। काफ़ी होगा स्पेशल भी होता है। जैसे एग्जांपल बैंक्स है, बैंक्स का 31 दिसंबर होता है। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का 31 दिसंबर होता है, ठीक है ना। इसी तरह आप देखें एग्जांपल आपके पास हैंडआउट में मौजूद है। ऑल पर्सन एक्सपोर्टिंग राइस, उसका 31 दिसंबर है। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, उसका हमारे पास क्या आ रहा है बताओ? 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। 31 दिसंबर ऑल पर्सन्स एक्सपोर्टिंग राइस। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स का भी 31 दिसंबर है। यानी कि हर वो 12 महीनों का, आ जाओ बेटा, आते जाओ। हर वो 12 महीनों का पीरियड जो 30 जून के अलावा कभी भी खत्म हो रहा हो, वो है स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर को हम नाम कैसे देंगे? नाम देने के पीछे रीजन क्या है वो भी हमने डिस्कस नहीं किया, वो बाद में करते हैं। पहले नाम देना सीख लें। नाम कैसे देंगे? नाम ऐसे देंगे, हम ये देखेंगे कि स्पेशल टैक्स ईयर का जो एंड है, स्पेशल टैक्स ईयर का जो एंड है वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है, हम उसी टैक्स ईयर के रेफरेंस से उसको भी नाम दे देंगे, ठीक है। ये हमने देखा था। फिर हमने इसका एक शॉर्टकट भी देख लिया था। शॉर्टकट हमने ये देखा था कि स्पेशल टैक्स ईयर का एंड अगर जैन से जून में फॉल करेगा तो जो कैलेंडर ईयर होगा वही टैक्स ईयर होगा, और अगर जुलाई से दिसंबर में फॉल करेगा तो जो कैलेंडर ईयर होगा उसमें +1 कर देना तो टैक्स ईयर बन जाएगा। देख लिया था सबने। अब उसके बाद हम देख रहे हैं, आ जाओ हैंड आउट्स पर सारे के सारे। तो ये बातें हमने पढ़ भी ली थी, इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। स्पेशल टैक्स ईयर, एनी इनकम ईयर एंडिंग अदर देन 30th जून इज अ स्पेशल टैक्स ईयर एंड इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर relevant to the normal tax year in which the closing date of the special tax year falls। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अच्छा, एक बात जो बच्चे मुझसे लास्ट क्लास के एंड में भी पूछ रहे थे, अभी भी मुझसे पूछ रहे थे, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट का। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट बहुत अच्छा हो कि आपके पास मौजूद हो घर पर आपके पास आई कैप की स्टडी टेक्स्ट मौजूद हो, ये अच्छा है। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास पोर्टल पर मौजूद ही है, वो मैं व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दिया करता हूँ। क्यों? क्योंकि आई कैप, हर टीचर की अपनी अपनी अप्रोच होती है, लेकिन बाहर तौर आई कैप की जो स्टडी टेक्स्ट है, आई कैप उसमें से चीज़ें पूछता है। आई कैप की एग्जांपल्स जो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में लिखी हुई हैं वो भी कभी कभी एग्जामिन हो जाती हैं। आई कैप के क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए जो हमारी बुक है उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आई कैप के क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जो उसके सॉल्यूशंस हैं वो रेफ़र करने में आपको क्वेश्चन बैंक की मदद मिल जाएगी। आपके पास घर पर वो मौजूद हो तो अच्छा है, फिजिकल हार्ड कॉपी मौजूद हो अच्छा है, वरना सॉफ्ट तो आपके पास है ही, पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक होगी बात।
जगह जगह स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल्स मैंने अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट की हुई हैं कि जब हम वो एग्जांपल पढ़ेंगे तो वो आपकी एग्जांपल कवर हो जाएगी। सॉल्यूशंस के लिए भी आप स्टडी टेक्स्ट कवर कर सकते हो, सॉल्यूशंस रेफर करने के लिए आप उससे क्वेश्चन बैंक को कवर कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक की ही बुक में मौजूद हैं, तो आपको सॉल्यूशंस की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, आपके पास बुक होनी चाहिए और अच्छा है। अब सीक्वेंस हमारी बुक का फॉलो होगा, सीक्वेंस जो मैं चाहूँगा वो फॉलो होगा। आपके पास बुक होनी चाहिए, आप उससे रेफर कर सकते हो। नन्हे तो हो नहीं आपके, आपको पता ना चल सके कौन सा चैप्टर कहाँ लिखा हुआ है, ढूंढ लो भाई, ठीक हो गई बात। सॉफ्ट में है, कंट्रोल F करके सर्च कर लो। सीक्वेंस चेंज हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको सारे पढ़ने हैं बाहर तौर, वो कुछ भी नहीं छोड़ना आपने। आर यू गेटिंग दिस? सिंपल है, क्लियर है सबको? हम लोग क्लास में ही मेरी बुक फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि सीक्वेंस फॉलो कर रहे होंगे। IPF की स्टडी टेक्स्ट के अंदर हर चीज़ इतनी आसान नहीं लिखी हुई है, मुश्किल वर्डिंग्स में लिखी हुई है, तो आपके लिए याद करना मुश्किल होगा। आप जब इससे पढ़ेंगे तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। ठीक हो गई बात? क्लियर है सबको? जी अच्छा, हैंडआउट में आप लोगों को ये इस बच्चे के पास मैं कुछ रखवा रहा हूँ, जो बच्चा आता है इसको तुम दे देना, ठीक है? यहाँ रख लो, और एक आप रख लें उधर, जो जिनके पास ना हो आते जाएं आप उनको दे दीजिएगा। अच्छा भाई, स्पेशल ईयर पेज नंबर 2 पर है हम लोग। स्पेशल ईयर 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019। दिस ईयर एंड फॉल्स इन द नॉर्मल टैक्स ईयर। देख भी लो, ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, मैंने आपको ये बात पहले भी समझा दी थी कि ये जो स्पेशल टैक्स ईयर है, कौन सा वाला देखो, 1 जनवरी 2019, जो कि खत्म हो रहा है कब? ये है स्पेशल टैक्स ईयर। इसको नाम कैसे दें? हमने कहा सर ये देख लें कि ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल करता है। एक नॉर्मल टैक्स ईयर यहाँ से यहाँ चल रहा होगा, जो होगा 1 जुलाई 18 से 30 जून 19, और एक यहाँ से यहाँ होगा 1 जुलाई 19 से 30 जून बोलो 20, ऐसा ही है। अब मुझे बता दो कि इस स्पेशल टैक्स ईयर का एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है। ये है नॉर्मल टैक्स ईयर 19, ये है नॉर्मल टैक्स ईयर 20, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक हो गई बात है? क्लियर है? बाकी बिल्कुल सब ओके A1। एक रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे, खुसूसी दरख्वास्त है, मेरी अगली क्लास में प्लीज़ इसको ऑन करवा दो, क्योंकि ये जो है बिल्कुल मैं यहाँ करीब में खड़ा होता हूँ ना, तो थोड़ी सी आपको पता है ना, ज़रा गर्मियों के मौसम आ गए तो अब इसी की ज़रूरत पड़ती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जल्दी से बैग हटा ले मेरे बच्चे, जल्दी से बैग हटा ले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नज़र उतर गई। ठीक होगी बात? ये सबको समझ आ रही? The board has authority to prescribe any special tax year। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बोर्ड, जब भी ये वर्ड आएगा इसका मतलब है FBR। ये कहां से आ रही है? पानी गिरने से आ रही है? नहीं है, पानी गिरने से तो नहीं आती। हाँ, अभी रहने दो, अभी कोई हाथ नहीं लगाओ, अभी कोई हाथ नहीं लगाओ, अभी रहने दो। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है बेटा। FBR, जहाँ पे बोर्ड का मतलब आएगा ना, बोर्ड का, इसका मतलब FBR की बात हो रही है। ये मैट्रिक बोर्ड की बात नहीं हो रही है, ये इंटर बोर्ड की बात नहीं हो रही है, ये किसकी बात हो रही है? FBR की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये हो रही है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात हो रही है। लॉ कौन बनाता है?
क्या लॉ एफबीआर बनाता? लॉ एफबीआर नहीं बनाती, लॉ आपकी एक्टिंग गवर्नमेंट बनाती है। लॉ आपकी एक्टिंग गवर्नमेंट पास करती है, नेशनल असेंबली उसको पास करती है। ठीक हो गई बात? लॉ पास करना तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उस लॉ पर अमल दरामद कराना किसका काम है? एफबीआर का काम। इसकी मिसाल ऐसी है, मिसाल ले रहा हूं मैं, कल को अगर केएनएस के ओनर्स, केएनएस के मैनेजमेंट, सर साजिद, सर खलील ये डिसाइड कर लें कि सबको यूनिफॉर्म पहन के आना है कल से, तो मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ, मतलब मिसाल ले रहा हूँ, तो ये लॉ पास हो गया, सबको यूनिफॉर्म पहन कर आना है। लॉ बनाने वाले कौन है? सर साजिद। अब मिसाल के तौर पर गार्ड आपको गेट के अंदर नहीं आने दे रहा यूनिफॉर्म के बगैर, आप गेट के अंदर आ गए, उसके बाद एडमिन स्टाफ आपको क्लास के अंदर नहीं आने दे रहा, तो क्या हम ये कहेंगे कि एडमिन स्टाफ ने रूल बनाया है? क्या हम उनको इल्जाम देंगे? नहीं, उनका काम है उसको इन्फोर्स करना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसको एडमिनिस्टर करना। लॉ किसने बनाया है? लॉ केएनएस ने बनाया है, लॉ ओनर्स ने बनाया है, ठीक है? लॉ एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ने नहीं बनाया। तो एफबीआर क्या है? ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, ये टैक्स को एडमिनिस्टर करता है। लॉ तो बन गया, आपने सैलरी पे टैक्स देना है, लेकिन आपने सैलरी कमा ली और टैक्स नहीं दिया, तो अब डंडा कौन मारेगा? एफबीआर मारेगा। अब नोटिस कौन भेजेगा? एफबीआर भेजेगा। बात समझ आ रही है? आपको रिटर्न टाइम पे जमा कराना है, लॉ में लिखा हुआ है, जिसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है उसको रिटर्न जमा कराना है, उसको एनटीएन लेना है। अब आपने ना एनटीएन लिया ना रिटर्न जमा कराया, अब कौन आएगा एक्शन में? एफबीआर आएगा। ठीक होगी बात? तो एफबीआर इज द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, एफबीआर इज द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर। अब जब मैं कभी कहता हूं टैक्स वाला, टैक्स वाला, टैक्स वाला, तो टैक्स वाला, टैक्स बनाने वाला इज गवर्नमेंट, टैक्स कलेक्ट करने वाला इज एफबीआर। तो इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं कि आप मिक्सअप नहीं कर देना, खिचड़ी नहीं बना देना कि आपके दिमाग में एफबीआर का रूप एक शैतान की तरह हो। जब भी कोई बात हो, सर ये तो एफबीआर का करा धरा है, ये इतना टैक्स हमसे एफबीआर ले रहा है। भाई ले तो गवर्नमेंट रही है, एफबीआर क्या कर रहा है? अमल दरामद कर रहा है, टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उस कलेक्ट करने के प्रोसेस के अंदर वो अपनी जेब में भी कुछ रख लेता है, वो हम बाद में बातें करेंगे बहुत सारी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि लॉ बनाने वाला एफबीआर नहीं है। ठीक है? इसका मतलब ये है सर कि लॉ तो नेशनल असेंबली से पास होता है, लेकिन कुछ केसेस में जहां लॉ में लिखा हुआ है कि ये अथॉरिटी किसके पास है? बोर्ड के पास है, तो फिर वो अथॉरिटी किसके पास है? बोर्ड के पास। जैसे आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द बोर्ड हैज द अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटी किसके पास है? बोर्ड के पास है। टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर। अंडरलाइन कर लो, पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर। इसका मतलब क्या है? बोर्ड के पास अथॉरिटी है कि बोर्ड चाहे तो किसी भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए कोई स्पेशल टैक्स ईयर ले डाउन कर सकती है, कोई स्पेशल टैक्स ईयर डिसाइड कर सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर एफबीआर ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमारे पास जो मैन पावर है, स्टाफ है, सबका टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं हो सकता, भाई बैंक्स का 31 दिसंबर कर दो। अब क्या इसके लिए नेशनल असेंबली से अप्रूवल लेने की जरूरत है? नहीं है। ऑल कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, उनका ईयर एंड आप 30 सितंबर कर दो। इसमें अथॉरिटी किसकी है? एफबीआर की अथॉरिटी। मुनीर साहब का टैक्स ईयर 31 मार्च कर दो, ये अथॉरिटी किसकी है? नहीं है, ये नहीं। इसीलिए मैंने आपको अंडरलाइन कराया था क्लास ऑफ टैक्स पेयर। क्या अंडरलाइन कराया था मैंने? लॉ के अंदर हर वर्ड की अहमियत है, लॉ के अंदर हर टर्म की अहमियत है। हम अपनी तरफ से नहीं मतलब निकालेंगे। क्लास ऑफ टैक्स पेयर यानी एफबीआर कभी ऐसा नहीं कर सकता, एफबीआर कभी ऐसा नहीं कर सकता कि सर मुनीर को इंडिविजुअली पर्सनली नोटिस भेज दिया, सर अगले साल से आपका टैक्स ईयर 31 मार्च पे खत्म होगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता इस तरह से। सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं भेजा जाएगा। ये टैक्स ईयर डिटरमिन होगा, टैक्स ईयर डिटरमिन होगा एफबीआर की तरफ से, तो पूरी पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए होगा। मिसाल के तौर पर ये हो सकता है कि मेरी फर्म को नोटिस आ जाए कि सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स का टैक्स ईयर 30 जून से हटाकर हमने 31 मार्च कर दिया है, इसीलिए ए मुनीर साहब आपकी जो फर्म है उसका भी टैक्स ईयर अब 31 मार्च हो गया। पूरी क्लास ऑफ टैक्स पेयर का तो हो सकता है,
लेकिन एक ऐसा नहीं हो सकता कि एफबीआर एक किसी इंडिविजुअल को लेटर लिख के बोले कि आपका टैक्स ईयर हमने चेंज कर दिया। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? बेटा बहुत देख के गौर से जरा, यार पानी गिर गया। अच्छा भाई, ये बात सबको क्लियर है? Example in respect of certain classes of businesses following special tax year are specified by the board। वो examples हमने देख ली। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल? बढ़ जाए आगे। वेरी गुड, आसान बातें हैं, इंटरेस्टिंग बातें आ रही हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। चेंज इन टैक्स ईयर, ठीक है? चेंज इन टैक्स ईयर। चलो, अगर किसी का टैक्स ईयर, किसी कंपनी का टैक्स ईयर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर पर्सन्स का टैक्स ईयर क्या होता है? ज्यादातर पर्सन्स का टैक्स ईयर क्या होता है? 30 जून। अदर देन दोस्त के जिनका स्पेशल है। इसका मतलब ज्यादातर का, मैक्सिमम का क्या ही होता है? जुलाई टू जून होता है। नॉर्मल टैक्स ईयर होता है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का उठा लो, इंडिविजुअल्स का उठा लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स का उठा लो, और कंपनीज का उठा लो। मैक्सिमम केसेस के अंदर ईयर एंड क्या होता है? जुलाई टू जून। स्पेशल केसेस में दिसंबर भी होता है, बैंक्स का, इंश्योरेंस कंपनीज का, ठीक है, देखा हमने, आईटी कंपनीज का, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं इसकी। फर्ज कर लो कि कंपनी ए है, या यूं समझ लो मिस्टर ए है। कंपनी की भी मिसाल ले सकते हैं हम, किसी इंडिविजुअल की भी मिसाल ले सकते हैं। मेरी मर्जी, मेरे मिसाल देने में मेरे दिमाग में जो भी आ गए, जो भी साहब आ गए, जो भी कंपनी आ गई, मेरी मर्जी में किसी की मिसाल दे दूं। आपको पता है सारे पर्सन हैं। पर्सन के अंदर कंपनी भी आती है, पर्सन के अंदर इंडिविजुअल भी आता है, पर्सन के अंदर एओपी भी आती है। मैंने मिसाल दे दी मिस्टर ए की। इसका मतलब क्या मिस्टर ए भी बिजनेस करते होंगे? हो सकता है करते हो। मिस्टर ए इंडिविजुअल है, लेकिन वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो सकता है एक शॉप चलाते हो, सोल प्रोप्राइटर हो, बिजनेस करते हो। मैं अगर किसी बिजनेस की मिसाल दूं तो आपके दिमाग में डायरेक्ट कंपनी नहीं आ जानी चाहिए। बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सोल प्रोप्राइटरशिप पे चल रही हैं, अरबों रुपए की, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कैसे चल रही हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप पे। ओनर कौन है? सिंगल पर्सन, कंपनी नहीं है। बोलने में लेमैन लैंग्वेज के अंदर हम बोलते थे यार ये देखो कंपनी, टेक्सटाइल कंपनी है, लेकिन जब गौर से देखते हैं, लीगल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वो कोई कंपनी नहीं है, वो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो क्या सोल प्रोप्राइटर बंदा, इंडिविजुअल बंदा बिजनेस नहीं कर सकता? कर सकता। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने मिस्टर ए की मिसाल दी है तो ये बंदा कहीं जॉब ही कर रहा होगा और सैलरी कमा रहा होगा। नहीं, हो सकता है सैलरीड पर्सन हो, सिर्फ सैलरी कमाता हो सकता है सैलरी और बिजनेस इनकम दोनों कमाता हो सकता है सैलरी भी कमाता हो, बिजनेस इनकम भी कमाता हो, प्रॉपर्टी रेंट पे भी दी हुई हो, रेंट भी कमाता हो। मैं अभी बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल पर्सन की, बस। वो कुछ भी कमा सकता है, वो बिजनेस इनकम भी कमा सकता है, वो सैलरी भी कमा सकता है, वो रेंट भी अर्न कर सकता है, बहुत सी चीजें अर्न कर सकता है। ठीक हो गई बात? मिस्टर ए है, उसका टैक्स ईयर है 1 जुलाई से 30 जून 2025। सर क्या मिस्टर ए अपना टैक्स ईयर चेंज कर सकता है? जी कर सकता है, चेंज कर सकता है, चेंज हो सकता है। पहली बात चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। हो सकता है मिस्टर ए को ख्वाब आ गया, बुजुर्ग नजर आ गया, और उस बुजुर्ग ने कहा कि भाई तेरे लिए ये लकी ईयर नहीं है, तेरे लिए ये डेट्स लकी नहीं है भाई, तेरा टैक्स ईयर तो शुरू होना चाहिए 1 सितंबर से, 1 अक्टूबर से तेरा टैक्स ईयर शुरू होना चाहिए यहाँ से, और वो ख़त्म होना चाहिए कब? 30 सितंबर को ख़त्म होना चाहिए। 1 अक्टूबर से तेरा टैक्स ईयर शुरू होना चाहिए, और कब ख़त्म होना चाहिए? 30 सितंबर को तेरा टैक्स ईयर ख़त्म होना चाहिए।
यानी 1 अक्टूबर से 30 सितंबर का साइकिल होना चाहिए तेरा, ठीक है। अच्छा भाई, क्या ये हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है। आंसर इज यस, हो सकता है। अब उसका पूरा प्रोसेस है जिसके आगे हेडिंग आ रही है चेंज इन टैक्स ईयर, चेंज इन टैक्स ईयर। अच्छा, अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको पढ़ भी लेंगे हम। चेंज हो सकता है पहली बार। अब तरीका क्या है सर, कैसे चेंज होगा? हमने कहा चेंज करने के लिए आपने अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अप्लाई टू कमिश्नर। ये कमिश्नर कौन है? ये कमिश्नर एफबीआर का एम्प्लॉय है। कौन है कमिश्नर? एफबीआर का एम्प्लॉय। एफबीआर एक इदारा है जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है, जो टैक्स को इन्फोर्स कराता है, टैक्स की कलेक्शंस को इन्फोर्स करता है। और ये जो कमिश्नर होगा ये एफबीआर का एक एम्प्लॉय है, सीनियर लेवल का एम्प्लॉय है, जिसके पास काफ़ी ताकत है, काफ़ी असर रसूख है, जो ऑडिट भी खोलता है, ऑडिट बंद भी करता है, आपकी एप्लीकेशन भी कमिश्नर के पास जाती है, आपकी रिश्वत भी कमिश्नर के पास जाती है। तो इसके पास काफ़ी इख्तियारात होते हैं, ठीक है। एफबीआर की बिल्डिंग के अंदर इसकी हैसियत फिरौनों वाली है, इसका सिक्का चलता है, ठीक है। इसको आप नाराज करोगे तो मसला हो जाएगा। तो कमिश्नर जिस तरह से मिसाल के तौर पर एक इदारा होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों कच 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 हो रहा है? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और आएगी भी। सही है, अल्लाह पाक ने आवाज़ के मामले में मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है, तो सोतों को जगाने के लिए भी मेरी आवाज़ काम आती है। अक्सर ऐसा होता है, बच्चा यूं झोंके ले रहा होता है, अचानक से मेरी आवाज़ आती है, उसकी रूह तक हिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने ये खूबी दी है। अच्छा भाई, तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, टॉप लेवल के ऊपर जो बंदा होता है उसको सीईओ बोलते हैं, सीईओ के नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर एचआर, डायरेक्टर के नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, सीनियर मैनेजर, उसके नीचे सीनियर मैनेजर के नीचे मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे डिप्टी मैनेजर होता है, डिप्टी मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर होता है, उसके नीचे सुपरवाइजर, बहुत सारी एक पूरी हिरार्की होती है। आप लोग फर्म्स जाएंगे, आपको पूरी पूरी हिरार्की नजर आएंगी, ठीक है। किसी कंपनी में जाएंगे, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, सीएफओ। इसी तरह एफबीआर के इदारे में भी मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस होती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, ये कमिश्नर, वो कमिश्नर, बहुत सारे छोटे छोटे लेवल भी होते हैं। एंड दिस इज कमिश्नर जो है वो एक सीनियर लेवल का स्टाफ होता है, ठीक है, एक अच्छे सीनियर ग्रेड का गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो सीएसएस करके कमिश्नर बना होता है। अच्छा भाई, तो अब ये एप्लीकेशन किसके पास जाएगी? कमिश्नर के पास, कमिश्नर के पास जाएगी। अब कमिश्नर चाहे तो इस एप्लीकेशन को अप्रूव भी कर सकता है और क्या भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, मर्जी उसकी। सर लेकिन क्या हर कोई ऐरा गैरा ऐसे ही एप्लीकेशन दे दे, कोई रीजन हो ना हो? हमने कहा नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। इस एप्लीकेशन के साथ आपको कंपेलिंग नीड भी शो करना पड़ेगी। क्या शो करना पड़ेगी? कंपेलिंग नीड भी शो करना पड़ेगी। कंपेलिंग नीड का मतलब क्या होता है? अशद जरूरत, यानी कि मिस्टर ए को ये शो करना पड़ेगा, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि टैक्स ईयर चेंज कराने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। तो सर इसका मतलब ये कि कोई ऐसा वैसा रीजन तो काबिल कबूल नहीं होगा कि मेरा दिल चाह रहा है, मेरे बच्चे की बर्थडे आती है इस महीने, तो इस महीने तो शुरू होना चाहिए मेरा टैक्स ईयर, मेरा लकी ईयर है, मेरी बेगम ने बोल दिया घर में नहीं आने देगी। नहीं, ऐसे कोई रीजंस नहीं चलेंगे। रीजन क्या होता है? आम तौर पर एक ही रीजन होता है, आम तौर पर टैक्स ईयर के चेंज होने का एक ही रीजन होता है, इसके अलावा मैंने कभी रीजन देखा नहीं है। वो क्या होता है? होता ये है, सुनना गौर से सुन लेना, होता ये है मिसाल के तौर पर, अब ये मिस्टर ए नहीं है, ये कंपनी ए है, ठीक है, और ये कंपनी ए एक बड़ी कंपनी है और इस बड़ी कंपनी के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इसकी कोई सब्सिडरी कंपनी भी है। क्या है? इसकी कोई सब्सिडरी कंपनी भी है।
इस कंपनी ए के पास पैसे ज़्यादा थे, इसने कोई सब्सिडरी कंपनी भी खरीद ली या कोई सब्सिडरी कंपनी बना ली जिसके शेयर्स इसके पास हैं। सही है, ये कंपनी ए है, सब्सिडरी कंपनी कंपनी बी है, और सर कंपनी ए के पास इस कंपनी बी के 90% के राइट्स हैं। कितने परसेंट के राइट्स हैं? 90% के राइट्स हैं, मेजर राइट्स हैं इसके पास। जब मेजर शेयर होल्डिंग इसके पास है, इसका मतलब इसका हुक्म चलेगा, इसका सिक्का चलेगा। क्या ख्याल है? इसके सारे डिसीजंस इसका अब्बू लेगा। क्या ख्याल है? इसको पेरेंट कंपनी बोलते हैं, इसको सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के अंदर आप लोग इसको बहुत पढ़ोगे, हमारे पास भी डेफिनेशंस आएंगी, आगे हम बड़ी बातें करेंगे। मैं शुरू में बड़ी बड़ी बातें ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि आपको नहीं आएंगी समझ में। मैं जितनी आसान तरीके से समझाऊँ आपने उतनी ही आसान तरीके से समझना। आपने टेंशन नहीं लेनी, आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ेगा। मैं अगर अभी कोई आपसे बड़ी बड़ी बातें कर दूं, बम फेंक दूं, सर ने बड़ी मुश्किल मुश्किल बातें करी हैं, इम्प्रेस कर दिया सर ने, इम्प्रेस तो कर दिया, समझ आपको कुछ भी नहीं आया। ऐसा नहीं करना हमने, बिल्कुल आसान बात करेंगे हम। आगे हर चीज़ की डेफिनेशन आ जाएगी और आगे आप हर चीज़ की टेक्निकल हाइट को पढ़ लेंगे। उसके बगैर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, उसके बगैर आपको पास नहीं होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा, तो सब्सिडरी कंपनी है। अब होता क्या है, एक आपको मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, लॉ की रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। किस लॉ की? कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर एक कंपनी पेरेंट कंपनी है, कंपनी ए विच इज अ पेरेंट कंपनी, और उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है कंपनी बी, सब्सिडरी कंपनी, पेरेंट कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाएगी, जी बनाएगी, सब्सिडरी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाएगी, जी बनाएगी। लेकिन लॉ की रिक्वायरमेंट ये होती है कि एसईसीपी बोलता है कि अगर एक ग्रुप ऑफ कंपनी है तो मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चाहिए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं? इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमें सम करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन कैसे करते हैं? तबीयत से बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग पढ़ोगे FR2 में। FR1 में भी नहीं पढ़ोगे, FR2 में भी पहले तो नहीं था, लेकिन फिर ICAP की जब स्कीम चेंज हुई, कोर्स चेंज हुआ, तो CA फाइनल से कंसोलिडेशन निकाल के FR2 में लेकर आ गए। थोड़ा सा असल कंसोलिडेशन आप लोग CA फाइनल में पढ़ोगे, जो डरावनी शक्ल में होगा, फुल खौफनाक शक्ल में होगा, वो CA फाइनल में पढ़ोगे। कंसोलिडेशन इज नॉट दैट इजी प्रोसेस। अब मैं तो आपको बताऊंगा, बिल्कुल ही आसान करके बताऊंगा कि आपको लगेगा बिल्कुल आसान है, लेकिन इतना आसान है नहीं। ये मैं अभी से बता रहा हूं आपको। कंसोलिडेशन में क्या होता है, कंपनी ए के एसेट्स कंपनी बी के एसेट्स ऐड हो गए, टोटल एसेट्स, दोनों की लायबिलिटीज ऐड हो गई, टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। एक्सपेंसेस, इनकम सारे ऐड अप हो जाते हैं। अभी आप आसानी के लिए ये समझ लो सब कुछ ऐड अप हो जाता है, आसानी के लिए ये समझ लो, बट इट्स नॉट दैट इजी। उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। गुडविल की कैलकुलेशन आ जाती है, NCI की कैलकुलेशन आ जाती है, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स की कैलकुलेशन आ जाती है। एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो भी आपका ना काम है ना मैंने समझाना है आपको, लेकिन रिक्वायरमेंट है कि क्या करनी है, कंसोलिडेशन करनी है, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मर्ज करना है, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मर्ज करना है। अब तुम मुझे ये बता दो, अगर इस पेरेंट कंपनी का ईयर एंड हो, इस पेरेंट कंपनी का ईयर एंड हो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो इसका मतलब कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर की बनी हुई होंगी। इसका ईयर एंड है 1 अक्टूबर से, इसका ईयर एंड है, इसका ईयर शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर से, खत्म होता है 30 सितंबर को। तो इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किस हिसाब से बनी हुई होंगी? स्पेशल टैक्स के हिसाब से बनी हुई होंगी। अब इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सम करना है। क्या हम गधे घोड़े को सम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो जाएगा। हमने कहा सर इसका ईयर एंड अलग है, इसका ईयर एंड अलग है। कंसोलिडेशन करने के लिए ईयर एंड को कोइंसाइड होना चाहिए, सेम होता तो मसला नहीं था। चाहिए। अगर सेम नहीं है, अब वो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो IFRS 3 के अंदर है। अब चूंकि अकाउंटिंग भी मेरा सब्जेक्ट है तो, लेकिन मैं ज़्यादा बात करूंगा तो फिर उधर निकल जाऊंगा मैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोइंसाइड करना चाहिए। कोइंसाइड नहीं करता, 3 महीने का 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए, नहीं है तो फिर आपको इंटरिम क्लोजिंग करना पड़ेगी। बहुत तमाशे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं।
इस कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए, इन कॉम्प्लेक्सिटीज को अवॉइड करने के लिए हो सकता है पेरेंट कंपनी बोले कि मैं अपना ईयर इसके ईयर के साथ क्या कर लेती हूँ, कोइंसाइड कर लेती हूँ, चेंज करा लेती हूँ। मैं कमिश्नर को अप्लाई करती हूँ, कंपनी ये कह रही है मैं कमिश्नर को अप्लाई करती हूँ कि मेरा ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर की बजाय क्या कर दो, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आसानी से सम कर सकें। या ये कंपनी भी अप्लाई कर सकती है कमिश्नर को कि ए कमिश्नर भैया, हमारे जो अब्बू हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ईयर कौन सा है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, आप हमारा ईयर चेंज करके ये वाला ईयर कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि इसका नॉर्मल हो, इसको क्या हो, इसका नॉर्मल हो। इसका नॉर्मल हो और ये बोले मुझे नॉर्मल से किसमें डाल दो आप, तो स्पेशल से नॉर्मल में भी आ सकता है, चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल से स्पेशल में जा सकता है, स्पेशल से स्पेशल में जा सकता है, तीनों केसेस हो सकते हैं। नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल, स्पेशल से स्पेशल। कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी, फॉर्मेलिटीज पूरी करना पड़ेंगी और कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया तो फिर चेंज ऑफ टैक्स ईयर हो जाएगा। कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा, कमिश्नर अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी। कमिश्नर अप्रूव भी कर सकता है, अप्रूव कर सकता है और यह भी कर सकता है कमिश्नर कि वो अप्रूवल हो सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। अपनी शर्त से मुराद ये नहीं है वो बोलेगा कि मेरा मूड बनाओ, ऐसा नहीं बोलेगा वो। अपनी शराइत से मुराद वो ये कहेगा, कमिश्नर मिसाल ले रहा हूं मैं, कमिश्नर ये कह सकता है कि भाई आप कंसोलिडेशन, आपकी पेरेंट कंपनी है, आप सब्सिडरी कंपनी हो, जरा मुझे ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करो। हर साल जो आपका फॉर्म ए जाता है SECP का वो सबमिट करो कि आप सब्सिडरी हो हर साल। मैं कह रहा हूँ 10, 15, 20 हो सकता है डॉक्यूमेंटेशनल रिक्वायरमेंट्स मांग ले हो कि ये फुलफिल करो तो मैं अप्रूव करूंगा आपका चेंज ऑफ टैक्स ईयर। बात समझ आ रही है? अप्रूव कर सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अच्छा, अप्रूव कर लिया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि बाद में, मिसाल ले रहा हूं, बाद में अब ये सब्सिडरी, इसकी सब्सिडरी नहीं रही, हो सकता है ना, पेरेंट कंपनी ने बेच दिया इसको, बाद में ये सब्सिडरी नहीं रही, तो क्या कमिश्नर अपनी दी हुई अप्रूवल को विथड्रॉ भी कर सकता है? जी कर सकता है, विथड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है ना। विथड्रॉवल ऑफ अप्रूवल भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए लॉ हमेशा लॉ उसके अंदर हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। लॉ कहता है कि जब भी सामने वाली पार्टी के साथ हम ज्यादती का मामला करेंगे, ज्यादती का मतलब सख्त मामला करेंगे, तो हम उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देंगे, यानी उसकी भी सुनेंगे। सामने वाले के ऊपर जब हम इल्ज़ाम आयद करेंगे, सामने वाले के साथ हम जब थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाएंगे, तो हम उसकी भी सुनेंगे कि वो एक्सप्लेन करे कि उसके साथ ये क्यों ना किया जाए। मतलब जब कमिश्नर अपनी दी हुई अप्रूवल को विड्रॉ करेगा तो वो सामने वाली पार्टी को ऐसे नहीं करेगा वन साइडेड विड्रॉवल हो गया, वो नोटिस भेजेगा कि भैया ये मैं विड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि अब आप सब्सिडरी नहीं रही, और अगर आपके पास कोई और वैलिड रीज़न है या आपके पास कोई ऐसा रीज़न है कि आपका हमें चेंज ऑफ टैक्स ईयर रिवोक नहीं करना चाहिए, तो आप आओ और हमें एक्सप्लेन करो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी। वन साइडेड डिसीजन ये नहीं होगा, सुनी जाएगी सामने वाले की। तो अब सामने वाले की जब सुनी जा रही है तो उसको चाहिए कि या तो वो अपने आर्ग्यूमेंट से कन्विंस कर ले कमिश्नर को, और ना कमिश्नर भी नरम दिल आदमी होता है, कायदे आज़म की बात तो वो भी मानता है, मान जाएगा, ठीक है। शाह भाई, जबरदस्त हो गई बात। अब सर कमिश्नर ने अप्रूव कर लिया, किस डेट से चेंज ऑफ टैक्स ईयर इफेक्टिव होगा, किस डेट से चेंज ऑफ टैक्स ईयर इफेक्टिव होगा। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, मिसाल दे रहा हूं, कंपनी ए का टैक्स ईयर था 30 जून 25 तक, खत्म हो गया ये। अब कंपनी ए ने दरख्वास्त दे दी, इधर कहीं जाके दरख्वास्त दे दी इस डेट के ऊपर, इस डेट के ऊपर कंपनी ए ने एप्लीकेशन दे दी कि कमिश्नर भाई हमारा टैक्स ईयर चेंज कर दो प्लीज,
कैसे चेंज कर दो, कौन सी डेट से स्टार्ट करना है टैक्स ईयर आपको, 1 अक्टूबर से स्टार्ट करना है। तो कमिश्नर का अप्रूवल आ गया, क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ कमिश्नर आ गया, ऑर्डर ऑफ कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर आ गया। कब आया सर? वो ऑर्डर आते आते 10 अक्टूबर हो गई। क्या हो गई? 10 अक्टूबर हो गई। तो टैक्स ईयर इफेक्टिव कब से होगा, नया टैक्स ईयर कब से शुरू होगा? चेंज ऑफ, इसके अंदर डेट लिखी हुई होगी, इसमें क्या लिखी हुई होगी? इसमें लिखी हुई होगी डेट। जज़ाकल्लाह भाई। इफेक्टिव फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर डेट लिखी हुई होगी। कमिश्नर बोल रहे हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम जो आपको चिट्ठी भेजेंगे, जो आपको ऑर्डर भेजेंगे, उसमें डेट लिखी हुई होगी। 10 तारीख को मिली तो आपको 10 तारीख को है, लेकिन उसके अंदर हम डेट लिख देंगे कि आपका टैक्स ईयर कब से इफेक्टिव है। 1 अक्टूबर से आपका टैक्स ईयर इफेक्टिव हो चुका। तो नया टैक्स ईयर कब से इफेक्टिव होगा? जो ऑर्डर में डेट लिखी हुई होगी उस वक्त से इफेक्टिव होगा। तो कमिश्नर ये भी बोल सकता है कि आपका टैक्स ईयर 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव हो गया, या कमिश्नर ये भी बोल सकता है कि आपका नया टैक्स ईयर 1 अक्टूबर 26 से इफेक्टिव होगा। जो डेट वो लिखेगा तब से इफेक्टिव होगा। बात समझ आ गई? चलो जी बेटा। वो जो उसने जो भी लेटर आया था जिसमें लिखा कि 26 अक्टूबर था, जबकि उसने बोला था कि मेरा 1 अक्टूबर से डेट चेंज होगी, तो नेक्स्ट ईयर में वो 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट हो, वो टैक्स ईयर ये इस ऑर्डर में लिखा हुआ होगा मेरे बच्चे, इस ऑर्डर में लिखा हुआ होगा। अब मिसाल के तौर पर ये ऑर्डर डिले हो गया, किसी वजह से अप्रूवल नहीं आया, अप्रूवल आते आते ये डेट आ गई। अब अप्रूवल आते आते अगर ये डेट आ गई तो अब कमिश्नर लॉजिकली क्या करेगा? वो बोलेगा आपका नया टैक्स ईयर कब से शुरू होगा, अगला वाला। भाई मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने इंटर किया, इंटर का पेपर उसका रुक गया, रिजल्ट नहीं आ रहा, इंटर का रिजल्ट नहीं आ रहा, आई कैप में एडमिशन होना चाहिए, आई कैप को एप्लीकेशन डाल दी, आई कैप को एप्लीकेशन डाल दी एडमिशन की, आई कैप ने बोला ठीक है भाई, आई कैप ने बोला रिजल्ट आएगा तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपको इस बैच में एडमिशन मिलेगा फिर नेक्स्ट बैच में मिलेगा। फिर इंटर बोर्ड का रिजल्ट डिले हो गया, आते 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 थोड़ा सा डिले हो, यहाँ तक आ गया, एग्जाम से पहले पहले आ गया, तो वो बोलेगा ठीक है आपका एडमिशन इस डेट से, ये जो डेट को पेपर देने आप दे लो। लेकिन अगर इंटर बोर्ड का रिजल्ट यहाँ आया तो फिर क्या होगा? बोलेगा भाई अब आप जो है ना, अब जो नेक्स्ट सीटिंग होगी ना तब से पेपर देना। तो ये हमारी लेने की टेंशन है नहीं ना, हमें टेंशन क्या लेनी है? हमें तो देखना है कमिश्नर का ऑर्डर, और उसमें क्या देख लेनी है? डेट। अब कमिश्नर की मर्जी, वो जो भी डेट लिखता है। बात समझ आ गई? कमिश्नर बोलता है 1 अक्टूबर 25 से आपका नया टैक्स ईयर शुरू हो जाएगा, तो हम नया टैक्स ईयर कब से शुरू कर देंगे? 1 अक्टूबर 25 से शुरू कर देंगे नया टैक्स ईयर। और कमिश्नर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी आपका चेंज ऑफ टैक्स ईयर नहीं है, ऑर्डर ही नहीं आया, कमिश्नर का ट्रांसफर हो गया, इलेक्शन हो गए, कुछ भी हो गया, डिले हो गया वो, और ऑर्डर आने में 6 महीने लग गए, 8 महीने लग गए, 9 महीने लग गए, 10 महीने लग गए। तो हो सकता है कि अब जब वो ऑर्डर आए तो वो बोले कि भाई ठीक है हमने अप्रूव तो कर लिया है, लेकिन अब आपका टैक्स ईयर स्पेशल वाला शुरू कब से होगा? 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगा। जो टैक्स डिले आएगा वो फिर अगले टैक्स ईयर में बता रहा हूँ, उसकी बातें हम करेंगे। सही है? अच्छा, ये बातें सबको समझ आ गई? जो डिले आएगा, जो गैप आएगा, उसका क्या होगा वो अभी नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा, लेकिन सर क्या ऐसा हो सकता है कि कमिश्नर उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दे? हो सकता है रिजेक्ट कर दे। तो सर अब टैक्स पेयर के पास क्या रिकोर्स है? टैक्स पेयर के पास क्या कोई रास्ता है? अदालत का दरवाजा खटखटाए, इंसाफ का दरवाजा खटखटाए, लाहौर हाई कोर्ट चले जाए ताकि फेवर में डिसीजन आ जाए, हैं? क्या ख्याल है? नहीं सर, इंसाफ का दरवाजा तो खटखटा सकता होगा। अच्छा, टैक्स की दुनिया में भी इंसाफ के कुछ दरवाजे हैं। जब कभी टैक्स पेयर को लगे कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, मर्द हजरात, ख़वातीन, आप लोग अपना नाम नंबर लिख लीजिएगा इस पर, ठीक? जी बेटा, हैंड आउट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पे किसी के पास से ले लेने से।
अभी बैठ रहा, टेंशन नहीं लो। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था? इंसाफ के दरवाजे। इंसाफ के दरवाजे। तो सर टैक्स की दुनिया में अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कमिश्नर उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, वो ये समझ रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ज़्यादती हुई है, मेरा टैक्स बनता था 2 लाख, मुझसे मांग रहा है 2 करोड़, मेरा टैक्स बनता था 20 लाख, मुझसे मांग रहा है 20 करोड़, कमिश्नर रिश्वत मांग रहा है, मेरी सारी चीज़ें ठीक हैं लेकिन फिर भी वो मुझ पर टैक्स ज़्यादा लगा रहा है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। तो क्या टैक्स की दुनिया में इंसाफ के दरवाजे हैं? मैंने कहा जी, इंसाफ के दरवाजे मौजूद हैं। टैक्स की दुनिया में इंसाफ के दरवाजे मौजूद हैं और उसके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स आपकी किताब में मौजूद हैं जो आपने पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि इंसाफ के दरवाजे बिल्कुल मौजूद हैं। डोर्स ऑफ जस्टिस, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ। तो जस्टिस के दरवाजे मौजूद हैं, इंसाफ के दरवाजे मौजूद हैं। पहला दरवाजा होता है कमिश्नर अपील का। किसका? एपेलेट ट्रिब्यूनल। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एक दो और भी कमेटियां होती हैं, एडीआरसी कमेटी होती है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो कमेटी भी होती है, ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, वहाँ पे भी फैसला आप करवा सकते हैं। आम तौर पर ये रास्ता होता है, ठीक है, आम तौर पर ये रास्ता होता है। कमिश्नर अपील के पास जाएगा, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, हाई कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। पिछले फाइनेंस एक्ट में चेंज आया, कुछ केसेस कमिश्नर अपील के पास जाएंगे, कुछ डायरेक्ट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, वो कमिश्नर के पास नहीं जाएंगे। तो वो बातें सारी तब होंगी जब वो चैप्टर हम पढ़ेंगे। कहने का मकसद ये है कि ये इंसाफ का दरवाज़ा है। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको ये दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। बात समझ आ गई? सबसे हाईएस्ट दरवाज़ा कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा है। इससे आगे कोई नहीं, इससे आगे फिर अल्लाह की अदालत में फैसला होगा। उसके बाद भी यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो गई तो फिर आखिरत में रोज़े क़यामत। क्योंकि हमें पता है कि ये दुनिया सज़ा और जज़ा की जगह नहीं, ये दुनिया सज़ा और जज़ा की जगह नहीं है। बात समझ आ रही है? यहाँ पर किसी को गोली मारो, मर जाएगा भाई, मजलूम है वो बेचारा। मोबाइल छीनने के लिए लोग गोली मार देते हैं, वो तो चला गया दुनिया से। फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, किस तरह से जुल्म हो रहा है? तो जा रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, वो तो शहीद हो रहे हैं, उनका तो दर्जा बढ़ रहा है। लेकिन क्या इंसाफ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। दिस इज नो इंसाफ। तो ये जो दुनिया है ना, दुनिया को अल्लाह पाक ने सज़ा और जज़ा की जगह नहीं बनाया। मिल गया इंसाफ, अच्छी बात है, नहीं मिला इसीलिए डे ऑफ जजमेंट। जब इंसान सोचता है ना, हाँ एक दिन ऐसा आएगा जब इंसाफ मिलेगा, कर ले अभी जितना करना है, कर ले ना इंसाफी, खा ले मेरा हक, खा ले मेरा माल, नहीं दे रहा, जुल्म कर रहा है, नहीं बिगाड़ सकता मैं तेरा कुछ, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी सुनी जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा जब माल भी काम नहीं आएगा। अभी क्या कर लोगे? माल चला लोगे ना, पैसा चला लोगे ना। आज किसी को उड़ाते हुए बड़ी गाड़ी निकल जाए, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये कब तक? इस दुनिया में कितने साल की जिंदगी है? 60, 70 साल, 80 साल। उसके बाद तो मरना है ना हर किसी को। डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट। लोग कहते हैं अकल से प्रूफ करो आप, डे ऑफ जजमेंट है। अकल से प्रूफ करो आप कि इस जिंदगी के बाद एक जिंदगी आनी है। अकल से प्रूफ करो आप कि मर के उठाए जाओगे। आज लोगों के दिमाग में ये जहर डाला जा रहा है। आज अगर आप यूट्यूबर्स को, वीडियो मेकर्स को देखोगे ना, तो जो नए नए फितने आ रहे हैं ना, वो आज आपके दिमाग में क्या जहर डाल रहे हैं कि कोई आखिरत नहीं है, मरोगे मिट्टी हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। ये जहर डाला जा रहा है आज, ये जहर डाला जा रहा है। लेकिन इंसान जिसके अंदर अकल हो ना, अकल, एक छोटा बच्चा भी हो ना जिसके अंदर अकल हो, वो बोलेगा अच्छा अगर मर के मिट्टी हो जाना है तो फिर जो मजलूम मर गया बेचारा, उसके साथ तो इंसाफ ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या?
हमारा पैदा करने वाला नाइंसाफी कर रहा है? क्या अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, जो ये सारी कायनात को चला रहा है, क्या वो नाइंसाफी कर रहा है कि इस मजलूम का इंतकाल हो गया, ये मर गया, ये जुल्म सह सह कर मर गया, वो नाइंसाफी कर रहा है? नहीं नहीं नहीं। मालिकी यौमिद्दीन, सूरह फातिहा में, जो यौम जज़ा का मालिक, एक दिन आएगा जब आपका हिसाब किताब होगा। ठीक है, तो दुनिया में तो चलो मैक्सिमम किधर तक पहुंच सकते हो आप, उसके बाद फिर फैसला अल्लाह के पास। ठीक है, वही बात। लेकिन चेंज ऑफ टैक्स ईयर में आप इधर भी नहीं जा सकते। चेंज ऑफ टैक्स ईयर में आप इधर भी नहीं जा सकते। ये वाला इंसाफ का दरवाजा भी आप खटखटा नहीं सकते, क्योंकि लॉ बोलता है ये इतना बच्चों वाला डिसीजन है कि ये FBI ही लेगा और FBI फारिग कर देगा, और जो FBI का डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। बात समझ आ रही है? ये इतना एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का डिसीजन है। लेकिन एक बात थोड़ी सी समझने वाली है, आओ पढ़ लेते हैं। नहीं, पढ़ के लेते हैं, पहले तो मैं लिख दूं ना। कहाँ चला गया? रिजेक्ट। अच्छा, लेकिन हमने टैक्स पेयर को बोला कि आप क्या फाइल कर सकते हो? रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। किसको फाइल, क्या फाइल कर सकते हो? रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। रिव्यू एप्लीकेशन विद द बोर्ड। रिव्यू एप्लीकेशन विद द बोर्ड। सर हमने एप्लीकेशन भी बोर्ड को ही दी थी, उसी ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये रिव्यू एप्लीकेशन भी किसको जा रही है? बोर्ड को जा रही है। ये तो ऐसा ही हो गया कि कैफ2 का पेपर मैंने ही दिया और फिर उसके बाद मैंने ही चेक कर लिया। मैंने अपने आप को फेल किया, फिर मैंने रिव्यू एप्लीकेशन अपने आप को ही दे दी, और फिर मैंने अपने आप पर ही रहम खाकर अपने आप को पास कर लिया। लॉजिकल बात नहीं बनती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना बोर्ड, यहाँ पर भी है तो बोर्ड, लेकिन पहले जब एप्लीकेशन गई थी वो कमिश्नर को गई थी, लेकिन ये जो रिव्यू एप्लीकेशन जाएगी ना, वो इसके अब्बू को जाएगी, चेयरमैन FBI को। ठीक है, वो किसको जाएगी? चेयरमैन FBI को जाएगी। यानी कि जो FBI का सबसे टॉप लेवल का बंदा है, जो सबसे टॉप लेवल का, जिसको हम कहते हैं ना, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में CEO जो होता है, तो वो FBI के अंदर क्या होता है? चेयरमैन FBI। ठीक हो गई बातें? यहाँ तक समझ आ गई सबको बातें? तो ये बातों के अंदर हमने ये टॉपिक पढ़ लिया। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। ये तो मैंने पॉइंटर्स की फॉर्म में आपको बता दिया। जी बेटा, ये इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है। ये डोर्स ऑफ जस्टिस बाकी हर चीज के लिए हैं, लेकिन यहां पर खास तौर पर मना कर दिया गया। मिसाल ले रहा हूं, मैं मिसाल ले रहा हूं। अब KNS में सर साजिद ने बोल दिया यूनिफॉर्म पहनकर आना है। अब आप गलती से, सर ने बोला था टाइम पर पहुंचना है, मैं यूनिफॉर्म पहनता, 5 मिनट लेट हो जाता, सर टाइम पे क्लास शुरू कर देते, आप यूनिफॉर्म पहने बगैर आ गए। अब गार्ड ने गेट पे रोक लिया। ठीक है, अब गार्ड ने गेट पे रोक लिया। अब SOP डिफाइंड है कि अगर आप कभी यूनिफॉर्म के बगैर आ गए तो बाखिर भाई हैं वो डिसाइड करेंगे। नहीं, मैं तो सर साजिद के पास जाऊंगा आज इंसाफ के लिए। हमने कहा ये मैटर सर साजिद देखेंगे ही नहीं, ये मैटर कौन ही डिसाइड करेंगे? सर बाखिर डिसाइड करेंगे। बात समझ आ गई बेटा? ऐसा मैटर है ये तो छोटा मैटर है, बच्चों वाला मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, कि इसके लिए हमें इतने कीमती लोगों का वक्त बर्बाद करने की जरूरत। जी बेटा, जी बेटा। सर आपने जो अभी एग्जांपल दी थी कि अगर हमें टैक्स ईयर का चेंज करना है तो वो आपने कंपनी की दी। अगर एक नॉर्मल पर्सन को चेंज करना हो जो जॉब कर रहा हो तो उसको क्या रीजन? उसको क्यों चेंज करना है वो मैं आपसे पूछूं? कोई रीज़न नहीं होते। मैंने आपको बताया कि आम तौर पर सिर्फ यही एक वैलिड रीज़न बनता है टैक्स ईयर के चेंज करने का। अदरवाइज टैक्स ईयर चेंज करने का कोई वैलिड रीज़न आम तौर पर होता नहीं है। और अगर किसी का कोई वैलिड रीज़न हो, उसको लगता हो कि ये मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, मुझे चेंज करना चाहिए, तो फिर वो एप्लीकेशन दे और अपना रीज़न एक्सप्लेन करे। अदरवाइज मैंने कभी इससे देखा नहीं है कि और रीज़न की वजह से किसी को चेंज ऑफ टैक्स ईयर अवार्ड हुआ। ठीक है, चलो इसलिए क्योंकि देखो अगर कोई बंदा टैक्स ईयर के ऊपर रिटर्न फाइल नहीं कर सका तो वो एक्सटेंशन ले लेगा, एक्सटेंशन के क्लॉजेस हैं, वो एक्सटेंशन ले लेगा। ठीक है, बाद में फाइल कर देगा, पेनल्टी भर देगा। मतलब अगर कोई वन ऑफ इंसिडेंट ऐसा हो गया है, इट डज नॉट नेसेसिटेट द चेंज ऑफ टैक्स ईयर फॉर ऑल द फ्यूचर कमिंग ईयर्स। ठीक है,
अच्छा, अब ये जो बातें मैंने करी हैं ये मैं पढ़ लेता हूं, हैंड आउट में लिखी हुई हैं। आ जाओ, चेंज इन टैक्स ईयर सबने खोल लिया, पेज नंबर 2, चेंज इन टैक्स ईयर। In addition to the above, taxpayer may get the permission to adopt a special income year subject to fulfillment of the following conditions laid down in section 74. That is, अब ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ये मैं सारे आपको समझा चुका हूं, सब लोग गौर से देखेंगे। मैंने आपको कहा था कि अगर आपने समझ लिया तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। अभी मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। चेंज ऑफ टैक्स ईयर के लिए पहला स्टेप, अ पर्सन में पढ़ लिया था हमने, अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर द चेंज ऑफ टैक्स ईयर। कौन कौन से? नॉर्मल से स्पेशल में जाने के लिए और स्पेशल से नॉर्मल में जाने के लिए, और एक चीज जो इसमें नहीं लिखी हुई वो भी मैंने आपको बता दी थी, स्पेशल से स्पेशल में जाने के लिए भी यही तरीका। एंड द सेम कैन बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस दैट मे बी इम्पोज्ड बाय द कमिश्नर। देख लिया था हमने, सब्जेक्ट टू कंडीशन तो हो सकता है, इधर देख लो, ये देख लिया था हमने। कमिश्नर शैल ग्रांट द परमिशन सब्जेक्ट टू कंडीशंस इफ एनी, अगर वो लगाना चाहे तो लगा सकता है। कमिश्नर शैल ग्रांट द परमिशन, कमिश्नर परमिशन ग्रांट कर देगा सब्जेक्ट टू कंडीशंस इफ एनी, अगर कोई कंडीशंस लगाना चाहे तो भी लगा सकता है। एज द कमिश्नर में इम्पोज, जो वो लगाना चाहे ओनली, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ कब और कब होंगी? इफ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड फॉर द चेंज, अशद जरूरत शो करेगा। ऐसा नहीं मुझे रात में ख्वाब में आया टैक्स ईयर चेंज होना है तो कर दे, नहीं। पॉइंट नंबर 3, अ चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और वाइस वर्सा ग्रांटेड बाय द कमिश्नर इज सब्जेक्ट टू विड्रॉवल। कहां गया? ये रहा, इज सब्जेक्ट टू विड्रॉवल। वो चाहे तो विड्रॉ भी कर सकता है बाद में। कब? इफ इन हिज ओपिनियन इट इज नो लॉन्गर फीजिबल, अगर उसको ऐसा लगता है कि अब ये अप्रूवल फीजिबल नहीं है, अब ये चेंज ऑफ टैक्स ईयर की जो अप्रूवल पहले मैंने दी थी अब इसकी जरूरत नहीं है, तो वो क्या भी कर सकता है, इसको विड्रॉ भी कर सकता है। देखो अल्फाज को याद करना पड़ेगा आपको। मैं अगर आपको बोलूं ना अपनी अंग्रेजी में लिख दो, अब आपको ये अल्फाज नहीं आते, अप्लाई टू द कमिश्नर, subject to conditions, compelling need, subject to withdrawal, opportunity of being heard, आपको ये अल्फाज नहीं आते, आप अपनी अंग्रेजी में लिखो, आप कचरा लिख दोगे। इसीलिए इसको याद करना देखो ज़रूरी है। जब आप याद करोगे ना तभी ये लीगल टर्मिनोलॉजीज आपके दिमाग में बैठेंगी, तभी आप इनको लिख पाओगे। लेमैन लैंग्वेज में, लेमैन इंग्लिश में अगर आप लिखोगे 4 मार्क्स का होगा, आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। ढंग से लिखोगे, मैं नहीं कह रहा वर्ड बाय वर्ड लिखो, मैं नहीं कह रहा वर्ड बाय वर्ड लिखो, लेकिन जो प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज, लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं उसके साथ लिखोगे, 4 में से 4 मिलेंगे। बात समझ आ रही है? A change of tax year from normal to special or vice versa granted by the commissioner is subject to withdrawal. कब withdraw कर सकता है? If in his opinion it is no longer feasible. लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता जब तक वो सामने वाले को सुने ना। But not unless the person has been provided the opportunity of being heard. An order of the commissioner, और अगर वो फाइनली ऑर्डर दे रहा है, अप्रूवल दे रहा है, तो order of the commissioner for change of tax year shall take effect from such date being the first day of a special tax year. कौन सा दिन होगा फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर? जो ऑर्डर में लिखा हुआ होगा, स्पेसिफाइड। कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा। Shall take effect from such date being the first day of the special tax year or the normal tax year, या अगर वो स्पेशल से नॉर्मल में आ रहा है तो फिर फर्स्ट डे ऑफ द नॉर्मल टैक्स ईयर, as the case may be specified in the order. लेकिन सर अगर उसको लगता है उसके साथ नाइंसाफी हुई है, अ पर्सन डिससैटिस्फाइड विद द ऑर्डर, अगर उसको लगता है कि वो उसके साथ नाइंसाफी हुई है, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, वो डिससैटिस्फाइड है, अ पर्सन डिससैटिस्फाइड विद द ऑर्डर मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन विद द बोर्ड,
और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर बोर्ड का मतलब क्या है, उसके सीनियर बंदे को जाएगी एप्लीकेशन। अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कमिश्नर एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग परमिशन फॉर स्पेशल टैक्स ईयर और विड्रॉवल ऑफ द सेम, अगर वो उसको परमिशन नहीं दे रहा या उसको दी हुई परमिशन को विड्रॉ कर दिया है और वो डिससेटिस्फाइड है, तो अब वो किसका दरवाजा खटखटा सकता है? चेयरमैन एफबीआर का। सही है। और आखिर में लिख भी दिया गया, एंड द डिसीजन बाय द बोर्ड ऑन सच एप्लीकेशन शैल बी फाइनल। इसका मतलब कि अब आप और कहीं जा नहीं सकते। तो क्या ये सबको समझ आ गया है? क्या ये सबको याद भी हो गया है? ये याद भी हो जाना चाहिए। जी बेटा। ये विड्रॉल में एक चीज बता दें कि जो विड्रॉ करेगा वो विड्रॉ तो कमिश्नर करेगा ना, जी। और विड्रॉ कमिश्नर करेगा, टैक्स पेयर करेगा? विड्रॉ कमिश्नर करेगा। टैक्स पेयर तो चाहे तो वो तो कभी भी बोल सकता है कि अब ठीक है मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं तो विड्रॉ करना चाह रहा हूँ, उसमें तो डिससेटिस्फाइड नहीं होगा ना। अगर वो खुद करेगा तो डिससेटिस्फाइड क्यों होगा भाई? सही है। चेंज होने के बाद तो उनका टैक्स पेयर खुद से दोबारा से वही वाला ईयर करना चाहिए। हाँ, वो रीज़न खत्म हो गया तो वही वाला ईयर कर लेगा, कोई मसला नहीं है। मतलब खुद से कर लेगा दोबारा? खुद से नहीं, एप्लीकेशन देगा। ऐसे कैसे खुद से कर लेगा? एप्लीकेशन देगा ना बेटा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। एप्लीकेशन टू द कमिश्नर, कमिश्नर में अप्रूव, may reject, may approve subject to certain conditions, may impose certain conditions. Commissioner will only approve if there is a compelling need. ठीक हो गई बात? compelling need होना ज़रूरी है। बात समझ आ गई है? कमिश्नर में अप्रूव सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस, मे इम्पोज एनी कंडीशंस, कोई कंडीशंस भी लगा सकता है। कमिश्नर मे विड्रॉ if in his opinion it is no longer feasible. ठीक है, but not unless the taxpayer has been provided an opportunity of being heard. वो देना जरूरी होगी उसको। ठीक है, नया टैक्स ईयर कब से इफेक्टिव हो जाएगा? तो ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर शैल स्पेसिफाई द डेट फ्रॉम विच द न्यू स्पेशल टैक्स ईयर विल बी इफेक्टिव। बात समझ आ गई? और फिर सबसे आखिरी बात, इफ द टैक्स पेयर इज डिससैटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द कमिश्नर, ही मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू द बोर्ड, बट इन दिस केस द डिसीजन ऑफ द बोर्ड शैल बी फाइनल। तो याद भी हो गया ये? अब मुझे बात ये बताओ, आज घर जाके इसको कोई 2-3 दफ़ा पढ़ ले, वो पक्का याद हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। लेकिन आज अगर आप इसको छोड़ दो और 3 दिन बाद इसको उठा के आप पढ़ो, मैं गारंटी देता हूँ आपको आधा घंटा लगाना पड़ जाएगा इसको याद करने में। अब अक्लमंद कौन है जो आज जाकर इसको 5 मिनट में 2 दफ़ा रीड कर ले और इसको याद कर ले, या वो जो आज इसको छोड़ दे, 4 दिन बाद उठाए, वीकेंड पर उठाए, फिर से सारी मेमोरीज लेकर आए, सर ने क्या बताया था, क्या समझाया था, रजिस्टर खोले, वर्ड बाय वर्ड याद करे, उस वक्त इसको ये याद करने में आधा घंटा लग जाएगा। तो क्या आप लोग अक्लमंद हैं बेटा? हाथ रेज करके मुझे बताएं कौन कौन अक्लमंद है मेरा बच्चा, जल्दी से, मैं देख रहा हूँ। ये तो ऐसा सवाल है, कोई हाथ नीचे कैसे रखेगा? जी बेटा। कमिश्नर किस तरह की कंडीशन इंपोज करेगा? मैंने बताया ना, इसकी एग्जांपल दी थी। कौन देगा एग्जांपल? मैंने दी थी। डॉक्यूमेंटेशन। गुड। मैंने आपको ये बताया था कि कमिश्नर कह सकता है कि ठीक है, आपका पेरेंट कंपनी है, आप ज़रा कंपनीज फॉर्म ए ले आओ, कंपनीज एक्ट का फॉर्म ए ले आओ। मैंने मिसाल दी थी आपको। फॉर्म ए मंगवा सकता है वो। फॉर्म ए में लिखा हुआ होता है कि आपका पेरेंट कौन है, कितनी % शेयर होल्डिंग है, ये सारी बातें कंपनीज एक्ट के अंदर आती हैं। वो कोई भी डॉक्यूमेंटेशनल रिक्वायरमेंट डाल सकता है, सिंपल। वो कोई भी क्या डाल सकता है? डॉक्यूमेंटेशनल रिक्वायरमेंट डाल सकता है भाई। बात समझ आ गई? जैसे आई कैप में मैंने रजिस्टर कराया था, जब सीए में रजिस्टर कराया था उस वक्त मेरा CNIC नहीं था। आप लोगों को भी नहीं होगा। जब मैंने आई कैप में, ऐसी कोई बात नहीं बता रहा हूँ, तुम लोग परेशान हो गए हो। जब मैंने CA में रजिस्टर कराया था 2007 में, तो मेरा CNIC नहीं था भाई, 18 साल का नहीं था मैं। तो उन्होंने कंडीशन लगा दी, भाई ठीक है एडमिशन तो हम आपको दे रहे हैं, इंटर आपका हो गया है, लेकिन आप फिर हमें CNIC बना के सबमिट करोगे। CNIC बना के सबमिट करोगे तो आपका एडमिशन फाइनल होगा भाई, उससे पहले फाइनल नहीं होगा। ये प्रोविजनल एडमिशन है। अब मेरी बात निकली तो एक वाकया याद आ गया मुझे इसके ऊपर। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? ऐसी बातें सुनने में तो आप लोग सब बाकी सब छोड़े, बस वाकयात ही सुनाए। तो हुआ क्या कि CNIC तो बना लिया मैंने, तो वो वाकया याद आ गया मुझे पूरा। CNIC तो बन गया, CNIC मैंने सबमिट भी कर दिया। मॉड्यूल A पार हो गया, मॉड्यूल B के पेपर होने वाले थे या मॉड्यूल C के पेपर होने वाले थे, ये मॉड्यूल B के होने वाले थे या C के होने वाले थे, मुझे लगता है C के होने वाले थे।
और मैं ऐसा बच्चा था, पढ़ाकू टाइप बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह पेपर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट पास होते थे, और कोई अनफोर्सीन इवेंट जो है ना वो डरा देता था। अचानक आई कैप का लेटर आया, 3 दिन बाद पेपर है, 3 दिन बाद पेपर है, आई कैप का लेटर आया कि आपका जो CNIC है उसका नाम आपके रिकॉर्ड से मैच नहीं करता, अगर आपने हमें सही CNIC नहीं प्रोवाइड किया तो आपको पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा। क्योंकि मेरे सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम था मुनीर मोहम्मद शफ़ी, और जो मैंने CNIC बनाया उस पर आ रहा था मुनीर, फादर नेम में आ रहा था मोहम्मद शफ़ी। अब मैंने बोला ये तो अजीब सा सीन हो गया। अब मैं सुबह से लेकर रात तक इतना पढ़ता था, जाहिर सी बात है उस वक्त मेरे पास बाइक गाड़ी तो क्या, बाइक भी नहीं थी, बाइक मैंने कभी चलाई भी नहीं। अब मैं जाऊँ रिक्शा करा के आई कैप, आधा घंटा पौना घंटा उधर ख्वार हूँ, फिर पौना घंटा वापस आऊँ, 2 दिन बाद पेपर है। मैंने बोला मैं तो नहीं जाऊँगा। मैंने अब्बा को बोला अब्बा देखो ये आया लेटर, अभी आप जाओ आई कैप में जिस बंदे से भी बात करो, बोलो भाई ये क्या हराम खोरी है, 2 दिन बाद पेपर है, ऐसे ऐसे लेटर भेज रहे हो, धमकी आमेज लेटर भेज रहे हो, हार्ट अटैक आ गया बच्चे को। तो फिर मेरे अब्बा गए, उन्होंने बोला भाई आपने बच्चे को लेटर भेजा है, 3 दिन बाद उसका पेपर है, ये क्या लिखा है? बोले नहीं वो हमने ऐसी बस कहा है कि आप प्रोवाइड कर दें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसमें। यानी मौत दिखा दी ताकि बुखार तो आए। बात समझ रहे हो आप? बातें कैसी लिख दी, पेपर में नहीं बैठ सकेंगे। नहीं ये तो हमने ऐसी बस रिमाइंडर डाला कि आप दे दें हमें। बताओ यार, बोलने की क्या जरूरत थी? बोलने की जरूरत थी यार? आप ईमेल पे पहले से रिमाइंडर डाल देते, आप एक पहले सॉफ्ट रिमाइंडर डाल देते यार। बात समझ आ रही है? ऐसा अचानक से ऐसा खतरनाक लेटर लिखने की जरूरत ही क्या थी आपको? बहर तौर ये हरकतें हैं। तो उसके बाद फिर पेपर के फ़ौरन बाद फिर चेंज ऑफ NIC का मैंने पूरा प्रोसेस रन किया। आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा तो हुआ किसी न किसी के साथ तो होता है, हुआ एक बच्चे के साथ। अब वो चेंज इन NIC का पूरा प्रोसेस होता है, न्यूज़पेपर में ऐड डालना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें कर के फिर NIC। हाँ भाई अजीब सा सीन होता है, कुछ अजीब तमाशे। खैर अच्छा भाई, ये बातें आपको अगर समझ आ गई हैं तो अगला कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी के साथ इंटरकनेक्टेड है। ये गौर करना जरा, इससे पहले कि मैं कुछ भी रब करूं एक बात जरा गौर कर लो मेरे बच्चों। जब ये टैक्स ईयर चेंज हुआ, पहले चल रहा था नॉर्मल, देख लो जरा, नॉर्मल चल रहा था, 30 जून पे खत्म हुआ, 30 जून पर खत्म हुआ। अब जब भी खत्म होगा या ये वाला स्पेशल स्टार्ट होगा या अगले वाले स्पेशल स्टार्ट होगा, जब तक अगला स्पेशल स्टार्ट नहीं होता नॉर्मली चलेगा। लेकिन सर जब भी ये ट्रांजिशन आएगा, जब भी ये चेंज आएगा, इसका मतलब कि नॉर्मल से स्पेशल में जाएगा तो पिछला वाला टैक्स ईयर 30 जून पे खत्म होगा, ये पूरा वाला टैक्स ईयर कब खत्म होगा? हमने कहा सर ये था नॉर्मल टैक्स ईयर 25, ये 30 जून पे खत्म होगा। उसके बाद अगला वाला टैक्स ईयर स्पेशल है, वो कब से शुरू होगा? 1 अक्टूबर से। खत्म कब होगा? 30 सितंबर पर। मसला क्या होगा? हमने कहा सर ये बीच का पीरियड तो यतीम रह गया, क्या ख्याल है? इसका क्या ये टैक्स ईयर पूरा होगा तो आप इस टैक्स ईयर का हिसाब किताब टैक्स वाले को दे दोगे, क्या कमाया, कितनी इनकम थी, कितने एक्सपेंसेस थे, क्या एसेट्स थे, क्या लायबिलिटीज थी, इसका हिसाब किताब आप टैक्स वाले को दे दोगे। इसका हिसाब किताब जब ये साल खत्म होगा तो इसका हिसाब किताब आप टैक्स वाले को दे दोगे। ये बीच वाला तो रह गया सर, गोल कर जाए इसको, बताते ही नहीं है टैक्स वाले को। हमने कहा आपके हलक में हड्डी डाली निकाल लेगा टैक्स वाला, बताते नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ये वाला टैक्स ईयर ये इस ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको छुपा दें, हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी इनकम एक्सपेंसेस हम बताएं ना। तो सर ये तो ना पुराना नॉर्मल है, ये तो ना नया स्पेशल है, इसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसको हम क्या बोलेंगे? अब कहने का मकसद ये है कि ये बोल तो हम इसको ईयर रहे हैं, बोल तो हम इसको प्यार मोहब्बत से प्यार से हम इसको बोल तो ईयर रहे हैं, लेकिन हम में से हर एक को पता है कि ये 12 महीने का साल नहीं होगा,
ये 12 महीने से कम का ही होगा, कम गई 12 महीने का नहीं होगा, क्योंकि जब चेंज आया है तो अब ये ट्रांजिशनल पीरियड 12 महीने का नहीं हो सकता। ये कब होगा? इसका मतलब सर नॉर्मल टैक्स ईयर 12 महीने का साल था, स्पेशल टैक्स ईयर भी 12 महीने का साल था जो 30 जून के अलावा खत्म हो रहा है, लेकिन ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 12 महीने का साल नहीं है। इसको हमें ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड बोलना चाहिए, लेकिन बोल देते हैं हम ईयर प्यार से, लेकिन देखा जाए तो दिस इज ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड। ठीक है, किसी की आवाज आ रही थी, कुछ सवाल करना चाह रहा था, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अभी थोड़ा सा रुक जाओ सारे, जो भी एक उसूल समझ लो, एक उसूल समझ लो किसी भी टॉपिक का। जब भी मैं वो टॉपिक समझा रहा हूं ना, मुझे वो टॉपिक फिनिश करने दिया करो। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो आपके दिमाग में आ रहे होते हैं, मुझे पता होता है, मैंने उसका जवाब देना होता है। वो आपके सवाल ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे जैसे ही मैं कोई बात ख़त्म करूँगा। अब मिसाल ले रहा हूँ मैं, हो सकता है ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड से रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हो। अब जब मैं इसकी एग्जांपल बताऊँगा, हम जब इसकी एग्जांपल करेंगे, ठीक है, आपसे करवाऊँगा, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, फिर भी नहीं होते आप पूछ लो, कभी मना नहीं करूँगा मैं आपको। अच्छा, ये बात क्लियर है? अब मैं सब रब कर लूँ ताकि बोर्ड क्लियर हो जाए, ताकि मैं इसको मज़ीद समझा सकूँ। अच्छा, ये चेंज ऑफ टैक्स ईयर का तरीका नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से किसी से भी सुन लूँगा, ठीक है? तो आपको याद होना चाहिए। और ये मैं बता दूँ, अंग्रेज़ी में सुनूंगा, उर्दू में सुनाने की कोशिश मत करना, मुझे बता रहा हूँ। हाँ, बच्चे उर्दू में शुरू हो जाते हैं, नहीं, जिस ज़ुबान में पेपर में लिखा जाएगा आपने मुझे उसी ज़ुबान हाल से सुनाना है। इसको भी रब कर देते हैं। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। देखो, गौर से देखना, क्योंकि इस सवालात मैं आपसे ही करवाऊंगा। ये नॉर्मल टैक्स ईयर है, 1 जुलाई 23 से 30 जून 24। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर 24 है? फिर इस टैक्स पेयर ने इसको चेंज किया और इसका नया टैक्स ईयर शुरू हो रहा है 1 नवंबर से, 1 नवंबर 24 से, और ये ख़त्म होगा कब बोलो? 31 अक्टूबर 25 को, ऐसा ही है। और इसको मैं क्या नाम दूंगा? स्पेशल टैक्स ईयर। बोल दो। या अल्लाह, 25 भी आ गया, 26 भी आ गया, 27 भी आ गया। हर तरह की वैरायटी मिलेगी सर आपको क्लास में। अच्छा भाई, ये है स्पेशल टैक्स ईयर 2026। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। अब सर इस चेंज में हुआ ये कि ये जो पीरियड है वो यतीम रह गया। क्या ख्याल है? ये पीरियड है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसका भी नाम दे दें सर, इसका भी नाम ज़रूरी है, इसका भी नाम ज़रूरी है, इसका भी नाम ज़रूरी है, इसका भी नाम ज़रूरी है। अच्छा सर, नाम देने के लिए एक काम करें, इसको इधर मैग्नीफाई कर दें। कब से कब तक? 1 जुलाई 24 से बोलो 31 अक्टूबर 24। ये है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसको नाम देने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हमने स्पेशल टैक्स ईयर को नाम दिया था। यानी कि हम ये देखेंगे कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का एंड किस
नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा कि इसका एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल करता है। तो हमने कहा सर इसका एंड 1 जुलाई 24 से 30 जून 25 के बैंड में कहीं फॉल करता है। क्या ख्याल है? तो हमने कहा कि सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर 25 के बैंड में फॉल करता है, इसका मतलब इसका नाम क्या रखेंगे हम? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2025। बात समझ आती है? इसका भी शॉर्टकट वही होगा जो स्पेशल टैक्स ईयर का था। हम ये देख लेंगे कि इसका एंड कब हो रहा है। 31 अक्टूबर 2024, जो जुलाई से दिसंबर में ईयर एंड फॉल करेगा, उसके अंदर हम क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। सेम तरीका। क्या ये बात समझ आ गई? अब आपने अगर समझ लिया तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की डेफिनेशन याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट समझ लिया। आओ हम उस कॉन्सेप्ट की मदद से खुद डेफिनेशन लिखने की बनाने की कोशिश करते हैं। फिर हैंडआउट में पढ़ेंगे क्या वही लिखी हुई है। आ जाओ। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कौन सा वाला है? ये वाला है। ये वाला है। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर इज अ पीरियड which starts from the end of the last full tax year, which starts from the end of the last full tax year, and it ends at the start of the new special tax year या changed tax year। ये जो पीरियड है इन बिटवीन, ये क्या है? आओ पढ़ लेते हैं। ये ऐसे कुछ लिखा हुआ होगा आगे पीछे अंग्रेजी करके, और क्या लिखा हुआ होगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पढ़ लो। वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस, वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर बाय द कमिश्नर। सब मेरे साथ है बेटा? वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस, जब किसी बंदे का टैक्स ईयर चेंज हो, किस नतीजे में? एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके ऑर्डर से, या वो नॉर्मल से स्पेशल में गया है या वाइस वर्सा। द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ लास्ट फुल टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज, बिटवीन, देख लो, द पीरियड बिटवीन, ये वाले पीरियड की बात हो रही है। बिटवीन किन दो डेट्स के दरमियान है ये? किन दो डेट्स के दरमियान है ये? पहली डेट एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज, एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर, ये लास्ट टैक्स ईयर है, एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज, चेंज होने से पहले। और अगली डेट कौन सी? देखो, द डेट ऑन विच changed tax year commences, the date on which changed tax year commences, इन दो के दरमियान जो पीरियड है वो क्या है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ, जिसको समझ आई उसको याद करने की जरूरत है, रटने की जरूरत है उसको? नहीं। समझ लिया, दिमाग में बिठा लिया, अब रटना आपका मिनिमाइज हो गया, मिनिमाइज हो गया। अब आपको याद करने के लिए 5% एफर्ट लगानी है, लेकिन जिसने समझा नहीं है उसको 95% एफर्ट लगानी है। बात समझ आ रही है? ऐसा ही होगा पूरे टैक्स में ही, ऐसा होगा आपके साथ। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं गौर से सुनो, फोकस, कंसंट्रेशन 100%, इट विल पे यू ऑफ इंशाल्लाह। एग्जाम्पल देखो, द नॉर्मल टैक्स ईयर ऑफ ABC लिमिटेड, एग्जाम्पल इसकी TTY की, the normal tax year of ABC Limited was the period from 1st July to 30th June 2018 on an application of ABC Limited। कंपनी ने एप्लीकेशन दे दी किसको? कमिश्नर को। कमिश्नर ने ग्रांट कर दिया अप्रूवल किस चीज की? टू अडॉप्ट स्पेशल टैक्स ईयर ऑफ 30th September each year। The period from 1st July to 30th September will be treated as transitional tax year। अच्छा, अब ये मैं जिससे सवाल पूछूंगा मुझे वही बताएगा, कोरस में जवाब नहीं दिया जाएगा, जिसको मैं पिन पॉइंट करूंगा मुझे वही जवाब देगा। डब्बे के अंदर जो सवालात हैं वही मैं पूछूंगा आपसे, गौर से, सब अटेंटिव रहेंगे। डिटरमिन द टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड्स मेंशन्ड बिलो। पहले वाले का जवाब बेटा आप दे दो। नाम क्या है आपका?
अहमद सरदार, अहमद बेटा जवाब दो। 1 सितंबर 17 से शुरू हो रहा है, 31 अगस्त 2018 को खत्म हो रहा है। कौन सा टैक्स ईयर है, उसका नाम क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर 2019। वेरी गुड, स्पेशल टैक्स ईयर 2019, वेरी गुड। बी का बेटा आप बता दें। 1 जैन 18 से 31 दिसंबर 18। बिल्कुल भी नहीं बेटा, सोचो फिर बोलो। गुड गुड, स्पेशल टैक्स ईयर 2019। अच्छा भाई, अगली बारी तुम्हारी बेटा, नाम क्या तुम्हारा? हमजा। सी 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। स्पेशल टैक्स ईयर 19। गुड, स्पेशल टैक्स ईयर 19। डी आप बता दें बेटा। स्पेशल टैक्स ईयर 2019। वेरी गुड, डी इज स्पेशल टैक्स ईयर 2019। और ई तुम बता दो। नॉर्मल टैक्स ईयर 2019। वेरी गुड, नॉर्मल टैक्स ईयर 2019। आसान था। अच्छा भाई, अब देखो ये 2 पास पेपर के सवाल नीचे मेंशन्ड है आपके सामने। एक आया सितंबर 7 में, एक आया है मार्च 13 में। ये तो मैंने 2 लिखे हैं, इसके बाद भी ये 2 से 3 दफ़ा आ चुका है। और ये सवाल हमेशा जब भी एग्जामिनर ने पूछा है, चेंज ऑफ टैक्स ईयर के ऊपर पूछा है। यानी कि ये जो छोटा सा हमने जो चेंज ऑफ टैक्स ईयर का पढ़ा था, ये एग्जामिनर को बहुत पसंद है। हर 2 अटेम्प्ट के बाद 3 बातें क्यों होती हैं बेटा? हर 2 अटेम्प्ट के बाद 3 अटेम्प्ट के बाद एग्जामिनर चेंज ऑफ टैक्स ईयर पूछ लेता है। मुझे नहीं पता क्यों, इसमें ऐसा क्या है मुझे नहीं पता। एग्जामिनर को ऐसी आप लोगों के साथ क्या हमदर्दी है मुझे नहीं पता। कहता है आओ फ्री के मार्क्स ले लो और पास हो जाओ। अब अगर उसमें भी कोई अपने मार्क्स लूज कर दे, 4 में से इस सवाल के अंदर 4 में से 3 लेना भी जुर्म है। इतना आसान सवाल है और ये हर 2 अटेम्प्ट के बाद आता है। हर 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद आपको चेंज ऑफ टैक्स ईयर पर सवाल मिलेगा। आओ पढ़ लेते हैं। मैंने 2 लिखे हैं सिर्फ, इसका ये मतलब नहीं 2 आए हैं, इससे ज़्यादा आए हैं। September 7, one of your client is a subsidiary of a foreign company, wants to change its accounting year from 30 June to 31 December as the income year of its parent company ends on 31 December. Advise the client about the requirements of Income Tax Ordinance 2001 regarding change in tax year from normal to special. अगला सवाल देखो। Inspired Pakistan Limited wants to change its accounting year from 30 June to 31 December as its income year, as the income year of its parent company is in USA ends on 31 December. Required. Advise IPL about the requirements of Income Tax Ordinance regarding the change of tax year from normal to special. क्या ये मुश्किल है? मैं आपकी जगह होता मैं इसका आंसर कैसे लिखता? मार्च 2013 का आंसर मैं ऐसे लिखता। रिक्वायरमेंट को सबसे पहले, सवाल को रीड करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट पढ़ लो। देखो सीए फाइनल, माय बैड, सीए इंटर के सवाल बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, बड़े नहीं होते। सही है, छोटे से सवाल होंगे। लेकिन ये टिप हर पेपर के लिए है, चाहे सवाल छोटा हो या सवाल बड़ा हो। आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट रीड करनी है। सबसे पहले क्या रीड करनी है आपने? रिक्वायरमेंट रीड करनी है। क्योंकि जब आप रिक्वायरमेंट रीड कर देते हो, उसके बाद जब आप क्वेश्चन रीड करते हो, तो आपका दिमाग उस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने में लग जाता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन रीड करोगे, आपका दिमाग उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के चॉपर में प्रोसेस करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपने पूरा सवाल पढ़ा, आखिर में रिक्वायरमेंट पढ़ी, अच्छा ये पूछा है, चलो आओ फिर से पढ़ते हैं, इसका मतलब कि एग्जाम के अंदर आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। सीए में तो इतने सवाल होते हैं। मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ACCA का, AAA एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस। ACCA का सबसे लास्ट पेपर है, सबसे डिफिकल्ट पेपर है, सबसे बुरा पासिंग रेशो उसका होता है। उसके अंदर पहला क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स का। वो 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है 4 पेज पे।
और 4 पेज सिर्फ रीडिंग करनी होती है। 5वें पेज पर उसके होते हैं क्वेश्चंस। अगर किसी ने 4 पेज रीड करने के बाद क्वेश्चंस रीड किए ना, उसने तो अपने 15 मिनट बर्बाद कर दिए, 20 मिनट बर्बाद कर दिए बल्कि। इतनी इंफॉर्मेशन होती है उन 4 पेजों में। तो आपने पहले करना क्या होता है, पहले आपने रिक्वायरमेंट रीड करनी होती है। आपने रिक्वायरमेंट रीड कर ली, रिक्वायरमेंट रीड करके आपने लिस्ट डाउन कर लिया, ये तलाश करना है मुझे, बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क, इस पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये एथिकल कंसीडरेशंस के अंदर मसले तलाश करने हैं। अच्छा भाई, अब आ जाओ रीड करते हैं। तो जब आप रीड करना शुरू करोगे तो अब आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, यार तलाश ये करना है, फिर अंडरलाइन करना शुरू कर दोगे आप, हाँ यार ये देखें, ये है, ये। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? तो ये मैंने आपको तरीका बता दी, छोटी सी टिप बता दी मैंने। टैक्स में तो सवाल छोटे से होते हैं, आप दोबारा भी सवाल रीड कर लोगे तो कोई टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, लेकिन तरीका ये होता है कि आपने रिक्वायरमेंट को पहले पढ़ ली। तो पहले आपने रिक्वायरमेंट पढ़ ली, सवाल भी पढ़ लिया आपने। अब आप जब आंसर ड्राफ्ट करते हैं तो कोशिश हमेशा ये करनी है आपने कि उस आंसर को क्वेश्चन से कनेक्ट करना है। इस क्वेश्चन को पढ़कर अगर मैं डायरेक्टली चेंज इन टैक्स ईयर लिखना शुरू कर दूं, गलत नहीं होगा लेकिन अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो अगर मैं इसको ड्राफ्ट करता तो इस तरह से करता, इस मार्च 13 वाले सवाल को। देखो रिक्वायरमेंट क्या है, एडवाइज IPL अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग द चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। तो मैं इसको इस तरह से स्टार्ट करता, IPL is advised to follow the below mentioned procedure to change its tax year from normal to special। और फिर उसके बाद टक 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 ये सारे बुलेट पॉइंट्स लिख देता हूँ। यानी कि मैंने सिर्फ पहले जुमले से क्वेश्चन और आंसर को कनेक्ट किया और उसके बाद जो याद किया हुआ था सिर्फ मैंने वो रिप्रोड्यूस कर दिया। क्या ये बात आपकी समझ आ गई? थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा करना और क्वेश्चन को आंसर से कनेक्ट जरूर कर देना। इसी तरह अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर लिखता, वन ऑफ योर क्लाइंट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, एडवाइज द क्लाइंट इज एडवाइज्ड टू फॉलो बिलो प्रोसीजर फॉर द चेंज ऑफ इट्स टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। उसके बाद में तो क्या कोई मुश्किल बात है? वेरी इजी, कर लोगे। ये 2 सवाल हैं, आप कोई भी एक कर लो। आप मार्च 13 वाला कर लो, कोई भी एक कर लो, एक ही बात है। लेकिन आपने इसको देख के नहीं लिखना, आपने पहले ये याद करना है फिर इसको लिखना है और आपने इसको रजिस्टर में लिखना है और वो मैं देखूंगा अलग, और इसके अलावा 3-4 बच्चों से रैंडमली मैं सारे स्टेप्स पूछूंगा अलग। कौन सी क्लास में? फ्राइडे वाली क्लास में। आगे आ जाओ, चलो जल्दी, शाबाश, वक्त कम, मुकाबला सख्त। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर या यहाँ तक जो भी चीज़ हमने पढ़ी है, किसी को कोई सवाल? जी बेटा। एक और बात थी जो मैं भूल गया था, वो मैं याद आ गई मुझे, मैं समझा दूं। अच्छा, ये जो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है इसको हमने नाम तो क्या दे दिया बताओ? ये जो फुल टैक्स ईयर है, इसकी भी सारी डिटेल्स हमें एफबीआर को देनी पड़ेंगी। जब मैं कहता हूं डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जब मैं कहता हूं सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, इसका मतलब है कि मुझे सारी इनकम की डिटेल्स देनी पड़ेंगी, सारे एक्सपेंसेस की डिटेल्स देनी पड़ेंगी और अपनी पूरी वेल्थ की डिटेल्स देनी पड़ेंगी। और वेल्थ के अंदर क्या आता है? एसेट्स, लायबिलिटीज और साथ में इक्विटी भी आ सकती है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मुझे देनी पड़ेंगी। तो सर इसी को तो हम अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? फाइनेंशियल। तो इसका मतलब कि सर ये डिटेल्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह मिलती जुलती डिटेल्स लग रही हैं ये? हमने कहा जी बिल्कुल बेटा, ऐसी ही बातें हैं, काफ़ी मिलती जुलती डिटेल्स हैं। इसमें भी आपको इनकम बतानी है, एक्सपेंसेस बताने हैं, एसेट्स बताने हैं, लायबिलिटीज़ बतानी हैं, सब चीज़ें आपको बतानी हैं।
तो सर क्या इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं कि ये टैक्स वाले को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करेंगे? हमने कहा नहीं, टैक्स की दुनिया में इसका अलग नाम है। टैक्स की दुनिया में ये सारी डिटेल्स आप सबमिट करते हो, और जिस फॉर्म के अंदर आप सबमिट करते हो, जिस फॉर्म के अंदर आप ये सारी डिटेल्स सबमिट करते हो, उसको कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। किस फॉर्म में सबमिट करते हो आप? यानी कि मैं आपको ये कहूंगा, आपको मेरी जुबान से ये सुनने को बार बार मिलेगा, टैक्स रिटर्न सबमिट करना है, इस पीरियड का टैक्स रिटर्न सबमिट करना है। तो इस पीरियड का टैक्स रिटर्न सबमिट करना है, इसका मतलब इस पीरियड से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन टैक्स वाले को सबमिट करनी है। यानी जिस तरह अकाउंटिंग में आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, टैक्स की दुनिया के अंदर हम उसको क्या बोल रहे होते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न बोल रहे होते हैं। रिटर्न, ये वापसी वाला रिटर्न नहीं है, फॉर्म वाला रिटर्न है। इनकम टैक्स गोशवारे फॉर्म कहते हैं इसको। आर यू गेटिंग दिस? उसके अंदर ये सारी डिटेल्स जाती है, एक टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट में हम सारी चीजें डालते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज। दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको मैं, ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना रिटर्न ऑफ इनकम का, उसमें मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसका दीदार कराऊंगा, ये दिखता कैसा है। एक मिनट। तो जब ये फुल टैक्स ईयर है, तो इस फुल टैक्स ईयर का हमें क्या सबमिट करना पड़ेगा? इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा इस फुल टैक्स ईयर का। फिर स्पेशल टैक्स ईयर आएगा पूरा, तो उस स्पेशल टैक्स ईयर का हिसाब किताब भी हमें टैक्स वाले को देना पड़ेगा, और स्पेशल टैक्स ईयर का फिर हर साल स्पेशल टैक्स ईयर का फॉर्म सबमिट होगा, इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट होगा। आईटीआर, प्यार से इसको शॉर्ट फॉर्म में आईटीआर भी बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। इस पूरे साल का आईटीआर सबमिट होगा। सर ये तो पूरा साल ही नहीं है बेचारा, ये तो आधा पौना है। क्या है ये रहा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का पीरियड है ये। इसका क्या करेंगे? हमने कहा इसका भी क्या सबमिट होगा अलग से, इस स्पेशल टैक्स ईयर का भी क्या सबमिट होगा? इनकम टैक्स रिटर्न। ये एक बात हो गई। एक और बात थी जो मैंने आपको समझानी थी, जो मैं भूल गया। मैंने कहा था मुझसे पूछ लेना, टैक्स ईयर को नाम देने का रीजन याद है? मैंने आपको कहा था कि टैक्स ईयर को हम नाम तो दे रहे हैं 24, 25, 26, ये नाम हम दे ही क्यों रहे हैं? इसको दूर से बुलाना है कि हमने आवाज देके? ये खो जाएगा क्या? पॉलिसी कौन सी है? पॉलिसी कौन सी? ये बताता है कि हमने फाइनेंस एक्ट कौन सा लगाना है, हमने इस पे रेट कौन सा लगाना है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने शायद बताया था, जिन्होंने वीडियो देखी हो शायद उनको पता हो। मैंने आपको ये बताया था कि हमारे कंट्री का जब ये फिस्कल ईयर शुरू होता है 1 जुलाई, मिसाल के तौर पर 1 जुलाई 24 से शुरू हुआ 30 जून, जब ये फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला होता है उससे पहले यहां कहीं, इधर कहीं, जब ये जून का महीना चल रहा होता है, जब कौन सा महीना चल रहा होता है? तो जो गवर्नमेंट होती है, जैसे अभी पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, अभी आने वाला है बजट, तो वो जून के महीने में बजट प्रेजेंट करती है नेशनल असेंबली में। वो बजट प्रेजेंट करती है। बजट का मतलब, बजट क्या होता है वो पहली क्लास में सब बता दिया मैंने आपको। बजट होता है आने वाले साल की तैयारी, आने वाले साल की एक्सपेक्टेशन, कि इस साल में हमारी इनफ्लो कितने होंगे, आउटफ्लो कितने होंगे, वो पूरा बजट स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दी है, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं कर रहा। इधर खड़े होके आगे के साल को एस्टिमेट कर रहे होते हैं, इसका बजट बना रहे होते हैं। हमारे इनफ्लोज कितने होंगे, पिछले साल 13 ट्रिलियन के टैक्सेस थे, इस साल बजट कर रहे हैं हम, आईएमएफ ने बोला है, डंडा मारा है हमें, इस साल हमें 16 ट्रिलियन के टैक्सेस जमा करने हैं। अरे कहां से करोगे, पिछली दफा तुमसे 13 ना हो पाए, इस दफा 16 कैसे हो पाएंगे? बोलने में क्या है, बजट बनाने में क्या है, हमसे मुल्क कौन सा चल पाया है? अच्छा भाई 16 ट्रिलियन हम इकट्ठे करेंगे, कैसे इकट्ठे करोगे? पहले सैलरी वाले पे टैक्स था, मिसाल ले रहा हूँ 25%, अब उसको कितना कर देंगे, 30 कर देंगे। पहले विद होल्डिंग था किसी पे 4, अब उसको 5 कर देंगे। मैं ऐसे कह रहा हूँ,
जो भी लॉ आएगा, अब बजट के साथ साथ वो सारे बजटरी मेजर्स को अचीव करने के लिए ये लॉ में चेंजेस लेकर आएंगे। बजट आएगा और वो बजट अप्रूव होने के बाद फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। अच्छा, जिस साल में ये अप्रूव होता है उसी साल के हिसाब से कह देते हैं इसको फाइनेंस एक्ट 24, फाइनेंस एक्ट 2024। जिस साल में ये अप्रूव होता है, क्योंकि जिस साल में आता है फाइनेंस एक्ट, तो ये फाइनेंस एक्ट 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगा। कब से एप्लीकेबल हो जाएगा? 1 जुलाई से। मिसाल के तौर पर सर, पिछली साल, मैं समझाने के लिए रेट्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, समझाने के लिए। हो सकता है वैसे तो कंपनी का रेट पिछले साल भी 29 था, इस साल भी 29 है। हो सकता है पिछले साल कंपनी का रेट 25 हो, अब मुझे नया टारगेट अचीव करने के लिए कंपनी का रेट बढ़ाना है, 25 से 29 करना है, तो मैं नए वाले फाइनेंस एक्ट में क्या बोल दूंगा कि कंपनी का रेट कितना हो गया? 29 हो गया। पहले विदहोल्डिंग 5 था, अब 5.5 हो गया। मैं बोलूंगा भाई अब इस लॉ के तहत, इस फाइनेंस एक्ट के तहत मैंने ये लॉ बना दिया कि अब विदहोल्डिंग 5 नहीं है, अब कितना है? 5.5। अब सैलरी का टैक्स रेट पहले वाला नहीं है, ये नया वाला है। तो ये सारे रेट की चेंजेस, लॉ की चेंजेस किसके थ्रू आती हैं? फाइनेंस एक्ट के थ्रू आती है। और ये जो फाइनेंस एक्ट है, ये फिर इस पूरे आने वाले साल के लिए एप्लीकेबल रहता है। सही? इसका मतलब सर, फाइनेंस एक्ट 2024 जो है वो एप्लीकेबल होगा फॉर टैक्स ईयर 2025। यानी कि अब जिस भी टैक्स ईयर के आगे ये 25 लिखा हुआ होगा, उस पर रेट कौन सा लगेगा? 24 वाला। अब नाम देने की अहमियत समझ आई? अगर तुम्हें यही नहीं पता कि ये टैक्स ईयर का नाम क्या है, तो तुम इस पर कौन से फाइनेंस एक्ट का रेट लगाओगे? फाइनेंस एक्ट 24 का लगाओगे, 23 का लगाओगे, 25 का लगाओगे, 26 का लगाओगे? नहीं सर, ये तो बड़ा जरूरी हो गया। अब जब हमें पता चल गया कि इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नाम क्या है, 25, तो इस पे रेट कौन से फाइनेंस एक्ट का लगेगा? 24 का लगेगा। हमें पता लग गया। आंखें बंद करके। बात समझ आ गई? सबको क्लियर हो गई? ये स्पेशल टैक्स ईयर 2026 है, इस पे रेट कौन सा वाला लगेगा? फाइनेंस एक्ट 2025 वाला। अगर हम ये नाम ही नहीं देंगे सही, तो हम गलत फाइनेंस एक्ट चूज कर लेंगे और गलत रेट लगा देंगे। क्या ये बात सबकी मोटी अकल में बैठती है मेरे बच्चों? अब आगे बढ़ जाते हैं। जी बेटा, अल्लाह खैर करे। जी बेटा, सर ये जो मतलब फाइनेंस एक्ट के बीच में अगर कोई भी हमारा टैक्स ईयर, हाँ, उसके बीच की टेंशन नहीं लेनी आपने नाम की टेंशन लेनी है। नहीं मतलब तो उसका हाफ रैंक तो अगले साल फॉलो, वो उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। सुनिएगा, बात सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ईयर भी जब आप पीएनएल बनाते हो, आसान करके समझा रहा हूं मैं, मेरी कोशिश है कि मैं आपको आसानी से आपकी बात समझा दूं, मुश्किल में नहीं जाना मैंने। आप जब पीएनएल बनाते हो अकाउंटिंग के अंदर, स्टार्ट तो होता है कब से? वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। ख़त्म कब होता है? 30 जून पे ख़त्म होता है। और उस 1 जुलाई से 30 जून के ऊपर, 30 जून के बाद जब आप प्रॉफिट निकाल लेते हो, तो लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा होता है, अज्यूम दैट द टैक्स इज 30%, 25%। तो आप उस प्रॉफिट के ऊपर क्या लगा देते हो? 30% लगा देते हो, एक रेट लगा देते हो सकता है साल के शुरू में कुछ और हो सकता है बीच में कुछ चेंज हो गया हो। लेकिन जो भी चेंजेस होती हैं, जो इस फाइनेंस एक्ट में आती हैं, इस फाइनेंस एक्ट में, अब मिसाल के तौर पर इस पूरे के पूरे टैक्स ईयर के अंदर कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा? 24। अब कोई कंपनी ऐसी भी होगी, गौर से बात को सुनना, कोई कंपनी ऐसी भी होगी जिसका टैक्स ईयर यहां खत्म हो रहा होगा। ये थी ना शुगर वाली, स्पेशल टैक्स ईयर वाली थी ना, क्या था इसका? 30 सितंबर था ना, 30 सितंबर
2024। ये जिसका 30 सितंबर 2024 स्पेशल टैक्स ईयर था, उसका टैक्स ईयर का नाम क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर 2025। हमने कहा सर ये है स्पेशल टैक्स ईयर 2025। सर इस स्पेशल टैक्स ईयर, ये तो नए फाइनेंस एक्ट आने के बाद तो सिर्फ ये जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना गुजारा है इसने। इसमें पहले कंपनी का रेट था 25, इधर अनाउंसमेंट हो गई कंपनी का रेट हो गया 30, तो इसके प्रॉफिट्स पे कौन सा रेट लगेगा? हमने कहा इसके प्रॉफिट्स पे लगेगा 30। क्यों? क्योंकि पूरे साल के प्रॉफिट्स का पीएनएल बनेगा कब? साल के आखिर में। पूरे साल का प्रॉफिट कंबाइन होकर प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी कब? साल के आखिर में। तो जब पीएनएल बना, जब उसका ईयर एंड हुआ, जब उसका टैक्स ईयर था, हमने देखा उसका टैक्स ईयर कौन सा है? स्पेशल टैक्स ईयर 2025। पहले कंपनी का टैक्स रेट 25 था, अब कंपनी का टैक्स रेट 30 हो गया। अब जब ये अपना रिटर्न कंपनी बनाएगी तो देखेगी भाई मुझ पे कौन सा, इस साल मुझ पे कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, और वो वही वाला टैक्स रेट अप्लाई करेगी। क्लियर है बेटा आपको बात? तो जो हर स्पेशल टैक्स ईयर में जो फाइनेंस एक्ट लगेगा वो पिछले साल में लगेगा। हर स्पेशल टैक्स ईयर मतलब आप यूं समझ लो कि जैसे ये टैक्स ईयर 24-25 है ना, हाँ, तो फाइनेंस एक्ट 2024 में लगेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको नाम और नंबर बता दिया। सबको ये बातें क्लियर हो गई हैं? जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। अच्छा भाई, अगला कॉन्सेप्ट रेसिडेंशियल स्टेटस। बातें नहीं होंगी बेटा, बातें करने से जो दिमाग में होता है वो निकल जाता है। जी बेटा। जी बेटा। पिक्चर लेनी थी, अभी तो पिक्चर वाला कुछ काम ही नहीं किया हमने यार। चलो आइंदा मैं रब करने लगूं तो मुझे पहले से बता देना, टेंशन नहीं लो अभी। जैसा ये जो आपने सवाल किया था मार्च वाला जी, उसमें जो हम लोग लिखेंगे तो हमें जो रिजेक्शन है उसका भी लिखना पड़ेगा कि अपील ऐसे होती है। पूरा लिखो ना, पूरा लिखो, बिल्कुल पूरा लिखो। तो 3 मार्क वाले क्वेश्चन में कितनी लाइन होती है? 3 लाइन भाई। आपने सबसे पहले आपने जो अपनी अप्रोच रखनी है वो ये रखनी है, 3 मार्क्स का है, यही सवाल 4 का भी आ सकता है, यही सवाल 5 का भी आ सकता है। कोशिश आपने ये करनी होती है कि आपने पूरा आंसर लिखना है, पूरा आंसर लिखना है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपको लगता है बहुत ही कम मार्क्स हैं, तो आप अपने जुमलों को कंसाइज कर दो, मोटी बात लिखो, डिटेल के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास लिखना बहुत कम होता है, मार्क्स ज़्यादा होते हैं, तो टाइम आपका बच जाता है। तो जहाँ पर आप पूरा लिख सकते हो पूरा लिखो। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल अभी जो आईपीएल वाला था जो जिसमें आपने कहा था कि करो, तो उसमें रिजेक्शन के एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों? जब वो अप्लाई करने जाएंगे तो रिजेक्ट भी तो हो सकता है ना। कमिश्नर से पहले से बात हो गई हमारी, रिजेक्ट नहीं करेगा? हाँ कर सकता है ना, तो बता दो उसको बेचारे को क्या हो गया। और उसके बाद अपील और हाँ हाँ नहीं, अभी हेडिंग्स नहीं आएंगे, आप बिल्कुल ऐसी पॉइंट वाइज ड्राफ्ट कर लें उसको। अच्छा, एक और उसूल हम ड्राफ्टिंग करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे हम ड्राफ्टिंग करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चंस की हम ड्राफ्टिंग देखेंगे, खुद करेंगे, बोर्ड पे भी करेंगे। 3 केसेस की ड्राफ्टिंग मैं कर लूँगा, फिर वही 3 केसेस बार बार रिपीट हो रहे होंगे तो वो आप लोग करेंगे। उसूल आपका ये होता है
कि बहुत बड़े एक पैरा के अंदर आंसर नहीं लिखा जाता, हर लॉजिकल सेंटेंस को आप ब्रेक कर देते हैं। तो आइडियल सिनेरियो ये होता है कि हर लॉजिकल पॉइंट के बाद आप उसको नेक्स्ट पैरा में ले जाओ। एक पैरा बनाओ 3 लाइन का, बस 3 लाइन मैक्सिमम 4 लाइन, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट पैरा शुड बिगिन। आपने एक पैरा के अंदर पूरे पेज के अंदर सारी बातें लिख दी हैं, अब एग्जामिनर को ढूंढने में मसला हो रहा है इसको मैं किस चीज़ पे नंबर दूँ। डोंट डू दिस, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने ब्रेक करना है, ठीक है। एक साथ बहुत बड़ा चंक आपने नहीं लिख देना। उसके अंदर होता क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं, ठीक लिखोगे तो मार्क्स भी मिल जाएंगे, लेकिन जब आप लंबे लंबे पैरा लिखते हो तो आपकी अंग्रेज़ी बिल्कुल कचरा हो जाती है। कंजंक्शंस, आर्टिकल्स ऊपर नीचे इस्तेमाल करते होते हो, कुछ सर पैर नहीं बनता आपके सेंटेंसेस का, ठीक है। दूसरी बात, एग्जामिनर को ढूंढने में भी मसला होता है कि इसने सारी बातें लिखी है नहीं लिखी, इस पे मार्क्स देना है, इस पे मार्क्स देना है। अगर आपने लॉजिकली पॉइंटर्स में ब्रेक किया हुआ है, पैराग्राफ्स में ब्रेक किया हुआ है, तो एग्जामिनर को मार्क्स देने में भी आसानी हो जाती है, ठीक है। जिस तरह ये चेंज इन टैक्स ईयर का जो ये पैरा लिखा हुआ है पूरा, देखो ना, ये 5 पॉइंटर्स में डिवाइड किया हुआ ना, ये किया हुआ नहीं किया हुआ, तो कोशिश आप करो कि आप भी लॉजिकल चीज़ों को डिवाइड कर दो। अच्छा भाई, टाइम भी खत्म होने वाला है क्लास का। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, अब हम डिस्कस कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस को। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है? वैसे अगर हम आम जुबान में बात करें तो रेजिडेंट किसको बोलते हैं? भाई आप कहाँ के रिहायशी हो, आप किधर से बिलोंग करते हो। अब किसी से पूछो भाई आप किधर के रेजिडेंट हो, अगर वो पाकिस्तान में होगा तो वो आपको बोलेगा भाई मैं PCHS का रेजिडेंट हूँ, मैं तारिक रोड का रेजिडेंट हूँ, मैं डिफेंस का रेजिडेंट हूँ, ठीक है। अगर आप अपनी किसी इंटरनेशनल फ्रेंड से पूछ रहे हो यार आप रेजिडेंट किधर के हो, तो हो सकता है वो आपको अपनी कंट्री बताए, यार मैं कनाडा का रेजिडेंट हूँ, क्या ख्याल है, मैं US का रेजिडेंट हूँ, मैं UK का रेजिडेंट हूँ। इसका मतलब कि whenever you ask about the residential status from anyone, he will certainly answer you from where he belongs. उसका कनेक्शन जाहिर होता है, उसकी बिलोंगिंग जाहिर होती है, उसका कनेक्शन जाहिर होता है। बात समझ आ गई? अब जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करते होते हो वो उस कॉन्टेक्स्ट में उसका आंसर होता है। अगर आप शहर कराची में रह के किसी से पूछ रहे हो भाई तू किधर का रेजिडेंट है, वो आपको अपना इलाका बताएगा। आप किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाके, IFAC की कॉन्फ्रेंस में जाके किसी से पूछ रहे हो यार आप कहाँ के रेजिडेंट हो, वो आपको अपना मुल्क बताएगा। कैफ 2 की क्लास में आपसे कोई पूछे यार आप कहाँ के रेजिडेंट हो, आप रेजिडेंट हो नहीं, कैफ 2 की क्लास में आपसे पूछेगा यार आप रेजिडेंट हो या रेजिडेंट नहीं हो। ये क्या सवाल है सर, रेजिडेंट हो या रेजिडेंट? इसका मतलब आप पाकिस्तान में रेजिडेंट हो या पाकिस्तान में रेजिडेंट, ये क्या बात हो गई सर, पाकिस्तान में रेजिडेंट हो या पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं हो? मैंने कहा यही बात है। टैक्स के अंदर हम यही पूछेंगे आपसे, क्या आप पाकिस्तान में रेजिडेंट हो टैक्स पर्पसेस के लिए या पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं हो? क्या आप पाकिस्तान में टैक्स पर्पसेस के लिए रेजिडेंट हो या पाकिस्तान में टैक्स पर्पसेस के लिए रेजिडेंट नहीं हो? अच्छा सर रेजिडेंट होंगे तो आप पहले ये बताएं कि रेजिडेंट होंगे तो क्या होगा और नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर सोच के बताएंगे आपको हम। मैंने कहा इतना फ्री नहीं किया हमने आपको। रेजिडेंट हो या रेजिडेंट नहीं हो, लॉ ने इसका क्राइटेरिया बता दिया। लॉ ने क्या बता दिया इसका? लॉ ने बोला अगर ये क्राइटेरिया मीट होगा तो आप रेजिडेंट हो, अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो आप रेजिडेंट नहीं हो। अच्छा सर रेजिडेंट हो गए तो क्या होगा? हमने कहा रेजिडेंट हो गए तो क्या होगा, ये बाद में बात आने वाली है। पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हम रेजिडेंट हैं या रेजिडेंट नहीं, फिर देखेंगे कि रेजिडेंट होने से क्या होगा और रेजिडेंट ना होने से क्या होगा। खैर सस्पेंस में ब्रेक कर देता हूँ, आप लोगों को नींद नहीं आएगी। लेकिन रेजिडेंट होने से क्या होगा हम आगे पढ़ लेंगे। जब भी कोई बंदा टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट हो जाएगा, रेजिडेंट का मतलब होता है अटैचमेंट, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ कनेक्शन। तो जब भी कोई बंदा पाकिस्तान में रेजिडेंट हो जाएगा इसका मतलब वो पाकिस्तान से कनेक्टेड हो जाएगा, पाकिस्तान से लिंक हो जाएगा, हमारा अपना हो जाएगा, हमारे दिल के करीब हो जाएगा। और जो दिल के करीब हो जाएगा
हम उसको बोलेंगे भैया तुम अपनी पूरी दुनिया की इनकम पर टैक्स पाकिस्तान में दोगे। तुम अपनी पूरी दुनिया की इनकम पर टैक्स कहाँ दोगे? और जो रेजिडेंट नहीं होगा हम उसको बोलेंगे तुम पूरी दुनिया की इनकम पर टैक्स हम तुमसे नहीं मांग रहे, तुम मेहमान हो, तुम यहाँ के रेजिडेंट नहीं हो, तुम मेहमान हो, तुम यहाँ के रेजिडेंट नहीं हो, हम तुमसे पूरी दुनिया की इनकम पे टैक्स नहीं मांग रहे, जितना तुमने पाकिस्तान में कमाया बस उस पर टैक्स देते जाना। दुआओं में याद रखना, बस ये कहेंगे हम उससे, ठीक है। लेकिन ये बातें बात की हैं, इसके ऊपर ना कोई सोचेगा अभी, ना मुझसे कोई पूछेगा यार ये कैसे सर, ये कैसे टैक्स देगा, किस पे टैक्स देगा, नहीं। ये बात मैंने आपको इसलिए नहीं बताई है कि आपके क्वेश्चन इस पर आना शुरू हो जाए, अभी नहीं आएंगे आपके क्वेश्चन इस पर। अभी आपका क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो सिर्फ इस चीज पर आएगा कि ये रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है। रेजिडेंट होने से क्या होगा, रेजिडेंट ना होने से क्या होगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको सस्पेंस ब्रेक करने के लिए बता दिया कि जो रेजिडेंट होगा वो पाकिस्तान के दिल से करीब है, पाकिस्तान का रेजिडेंट है, हमारा अपना है। अपना है तो हम अपने से टैक्स ज्यादा लेंगे भाई, उसको जूस निकालेंगे, उसको निचोड़ेंगे हम। और जो मेहमान है उससे तो हमने ज्यादा सख्ती से बात करी तो वो अगली दफा आएगा भी नहीं, तो हम उसको ज्यादा तंग नहीं करेंगे। बात समझ आ गई? रेजिडेंट कैसे बनेगा, और सर जब रेजिडेंट नहीं होगा तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, हमें इन तीनों के लिए देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल का अलग क्राइटेरिया है, एओपी का अलग क्राइटेरिया है, कंपनी का अलग क्राइटेरिया है, और इसके ऊपर तबीयत से सवाल आए हुए हैं पास पेपर में, और आप लोगों को तबीयत से इसके आंसर्स लिखने होंगे रजिस्टर्स के अंदर, मैं लिखवाऊंगा सारे आंसर्स आपको। तो अगर आपने ढंग से समझा नहीं तो ढंग से आंसर लिखोगे नहीं और होगे तबीयत से जलील, क्योंकि मैं आप लोगों का आंसर पूरी क्लास में रीड करूंगा। बता रहा हूँ, ढंग से समझना है, ढंग से लिखना है, ढंग से समझना है, ढंग से लिखना है, पूरी फोकस के साथ, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से मुराद क्या है? जैसे मैं इंडिविजुअल, जैसे आप इंडिविजुअल, फर्द वाहिद की बात हो रही है, फर्द वाहिद की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, किसी कंपनी की बात नहीं हो रही, किसी और लीगल स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। सर इंडिविजुअल को मैं कब रेजिडेंट कहूंगा और कब नॉन रेजिडेंट कहूंगा? क्या इसका ताल्लुक नेशनैलिटी से है? क्या इसका ताल्लुक डोमिसाइल से है? सिंध का डोमिसाइल है, कहाँ का डोमिसाइल है? क्या इसका ताल्लुक पाकिस्तानी पासपोर्ट से है कि जिसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होगा मैं उसको रेजिडेंट कहूँगा, जिसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं होगा मैं उसको रेजिडेंट नहीं कहूँगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सर फिर ये ताल्लुक है किससे? आओ पढ़ लेते हैं। Residential status for tax purpose has nothing to do with the nationality or domicile for an individual. इसका ताल्लुक ना नेशनैलिटी से है ना डोमिसाइल से है। Because क्यों? इसलिए the residential status is based on number of days of physical presence in Pakistan during a tax year. इसलिए कि रेजिडेंशियल स्टेटस का ताल्लुक है नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान से ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, मिसाल के तौर पर अगर किसी इंडिविजुअल का नॉर्मल टैक्स ईयर है 1 जुलाई 24 से 30 जून 25 तक, तो मैं ये देखूंगा कि क्या उस इंडिविजुअल के नंबर ऑफ डेज इस टैक्स ईयर में क्राइटेरिया के हिसाब से बनते हैं या नहीं बनते। आओ देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। आ रहा है क्राइटेरिया, उससे पहले एक जुमला है। देयरफॉर इसी क्राइटेरिया की बेसिस पर अ फॉरेनर मे बी अ रेजिडेंट पर्सन। ऐसा हो सकता है कि कोई फॉरेनर हो, किसी के पास यूएस का पासपोर्ट हो, कनाडा का पासपोर्ट हो, फॉरेनर हो, चाइनीज हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत दिन तक रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। अ फॉरेनर मे बी अ रेजिडेंट पर्सन एंड अ पाकिस्तानी नेशनल मे बी अ पाकिस्तानी नेशनल है लेकिन नॉन रेजिडेंट है। अजीब बात है सर, कैसे? अ पर्सन मे बी अ रेजिडेंट इन अ टैक्स ईयर एंड नॉन रेजिडेंट इन द नेक्स्ट टैक्स ईयर। और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक टैक्स ईयर में रेजिडेंट हो और अगले टैक्स ईयर में क्या हो जाए? नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब कि सर ये नेशनैलिटी नहीं है कि जो एक ही रहेगी, मैं पाकिस्तानी हूँ कहीं भी जाऊंगा पाकिस्तानी रहूंगा, ऐसा नहीं है। इस साल पाकिस्तानी हूँ तो अगले साल भी पाकिस्तानी रहूंगा, ऐसा नहीं है।
ये रेजिडेंशियल स्टेटस है। हो सकता है इस साल रेजिडेंट हो और अगले साल रेजिडेंट ना हो। क्राइटेरिया बताएं सर, आओ देखते हैं। फिजिकल स्टे इन अ टैक्स ईयर इन पाकिस्तान। अगर किसी के कितने दिन हो पाकिस्तान में, देखो जरा, 0 से 182 डेज। अगर उसने पाकिस्तान में 182 डेज तक स्पेंड किए तो है वो नॉन रेजिडेंट। लेकिन तो अगर उसके हो गए कितने डेज, 183 और मोर डेज, तो फिर वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। फिर वो रेजिडेंट बन जाएगा। सी वाला क्राइटेरिया मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि टाइम खत्म हो गया। सी वाला क्राइटेरिया मैं नहीं समझा पाऊंगा, अभी हम सिर्फ ए और बी पर ही बात कर रहे हैं। तो ये सी वाला नेक्स्ट क्लास की शुरू में टाइम पे आओगे, जुम्मे वाले दिन 10 बजे की क्लास है हमारी, ठीक है जी बेटा। सर आपने बताया अभी चल रही है क्लास, खत्म नहीं हुई। सर आपने जैसे कहा कि रेजिडेंस स्टेटस के अंदर जो होता है ना, वो अगर बंदा 0 to 182 डेज से गए तो वो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन अगर उससे ज्यादा रहे तो, लेकिन अगर कोई ऐसे जो फॉरेनर है लेकिन वो पाकिस्तान में विद 183 डेज से उससे ज्यादा रहे तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। पता नहीं, अभी तो मैंने समझाना शुरू किया है। टेंशन लेगा तो क्या होगा, समझाना शुरू किया मैंने। 1-2 एग्जांपल्स देखोगे सब बातें खुद ही समझ आ जाएंगी, टेंशन नहीं लेती। आओ देखते हैं एग्जांपल्स, देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। 0 से 182 डेज। अगर किसी के 182 डेज tक हैं पाकिस्तान में, 183 नहीं हुए, तो क्या है भाई वो, और किसी के 183 हो गए तो क्या हो जाएगा वो। मिस्टर ए ने पाकिस्तान में 360 कंसेक्यूटिव डेज गुजारे। क्या बन गया ये, क्या बन गया ये, बड़े अफसोस की बात है। 183 से ऊपर ही है। मैंने तो ये लिखा ही नहीं है कि ये कंसेक्यूटिव डेज किस टैक्स ईयर में गुजारे। एक टैक्स ईयर है 2025, एक टैक्स ईयर है 2026। हो सकता है यहां से लेकर यहां तक कंसेक्यूटिव 360 डेज गुजारे हों, 180 यहां गुजारे हों, 180 यहां गुजारे हों। किस टैक्स ईयर में बना रेजिडेंट ये बोलो? किसी भी टैक्स ईयर में रेजिडेंट नहीं बना, किसी भी टैक्स ईयर में रेजिडेंट नहीं बना, क्योंकि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है टैक्स ईयर के हिसाब से। किसके हिसाब से देखना है? टैक्स ईयर के हिसाब से। ना इस टैक्स ईयर में 183 डेज फॉल किए, ना इस टैक्स ईयर में 183 डेज फॉल किए। इसका मतलब कि सर 360 कंसेक्यूटिव डेज पाकिस्तान में गुजारने के बावजूद भी कोई बंदा क्या हो सकता है? नॉन रेजिडेंट। इधर भी नॉन रेजिडेंट, इधर भी नॉन रेजिडेंट। Are you getting this? इसका मतलब तो ये हुआ सर कि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए उसके दिन काउंट करने पड़ेंगे, फिंगर पे काउंट करने पड़ेंगे। कौन से दिन आया, कौन से दिन गया, कौन से दिन आया, कौन से दिन गया, कौन से दिन आया, कौन से दिन गया। जी, यही डेज हमें फिंगर पे काउंट करने पड़ेंगे। और जब आप लोग काउंट करेंगे और गलतियां करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि आई कैप में बच्चे फेल क्यों होते हैं। बात समझ आ रही है? डेज की काउंटिंग बच्चों को नहीं आ रही होती, डेज की काउंटिंग उंगलियों पे। महीने में 30 दिन है, 31 दिन है, वो नहीं पता होता बच्चों को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा के पूरा बेस करेगा आपकी डेज की काउंटिंग के ऊपर। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपने टैक्स ईयर में देखने हैं कि क्या उसके 183 डेज बनते हैं या नहीं बनते, ठीक है। यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास का आगाज करेंगे। इसको हम देखेंगे कि डेज की काउंटिंग हमने कैसे करनी है। और ऑल्टरनेटिव क्राइटेरिया जो सी है वो थोड़ा सा टेक्निकल क्राइटेरिया है, एग्जामिनर उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आता है। 1-2 अटेम्प्ट में उसने सवालात भी पूछे हैं उस पर। सारे सवालात आप लोग तब अटेम्प्ट कर सकेंगे जब ढंग से समझेंगे। 10 बजे जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह आपने शार्प यहाँ पे मौजूद होना है।
फ्राइडे एट 10। जी मेरा बच्चा, मैंने कहा था ना, टैक्स देगा नहीं देगा, कब देगा, कितना देगा, किसको देगा, ये सवाल नहीं पूछना अभी, वो सवाल बात के। अभी का सवाल सिर्फ क्या है, रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछो। सर अगर आधा दिन गुजारा है बाकी मतलब आधा दिन गुजारा है सर, घंटे गिने के मिनट या कदम गिने, ये सारी बातें अगली क्लास में आएंगी, बड़ी डिटेल डिस्कशन आएगी मज़ेदार किस्म की इंशाल्लाह। हर चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, बस टाइम पे आ जाना। अल्लाह हाफिज़।